आदमी को देखा है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। उन्होंने कृष को ब्रह्मांड, प्रकृति, एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व और आत्म साक्षात्कार के अंतिम लक्ष्य के बारे में पढ़ाना शुरू किया। कृष ऋषि द्वारा बोले गए हर शब्द को ध्यान से सुनता और वो कृष्ण के ज्ञान की गहराई और जिस सरलता से उन्होंने इसे प्रदान किया उससे प्रभावित थे। वैसे जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, कृष्ण ने अधिक से अधिक समय कृष्ण के साथ बिताया, उनसे सीखा और ज्ञान में वृद्धि की। आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि जीवन का सही अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है, एक अच्छा इंसान बनना है और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना है। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, कृष्ण में लीडरशिप के गुण पनपने लगे और ये कई लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत बन गए। उन्होंने हमेशा कृष्ण की शिक्षाओं और उनके जीवन पर उनके प्रभाव को याद किया, इस ज्ञान को अपने आसपास के लोगों तक फैलाया और इसीलिए अपनी शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण अपने स्वयं के ज्ञान को कृष्ण के ज्ञान के साथ मिलाने में सक्षम थे। एक बुद्धिमान और सदाचारी लीडर बन गए जो सभी का सम्मान और प्यार करते हैं, जिस वजह से आसपास की आवाम कृष्ण को अपना हीरो मानने लगे। इसी के साथ कृष्ण को कृष्णा के ज्ञान से कुछ असीम शक्तियां मिली। कृष्ण के पास तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता थी और वो अक्सर अपनी शक्तियों का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए करता है। वो सूखे को समाप्त करने के लिए बारिश का आवाहन कर सकता है या तूफान के दौरान आसमान को साफ करने के लिए हवा का आवाहन कर सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, कृष्ण की शक्तियां मजबूत और अधिक शक्तिशाली होती गई। वो एक सोचने भर से आग लगा सकता है और गांव को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक बवंडर बुला सकता है। दोस्तों, गांव वाले खुद को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण की शक्तियों पर भरोसा करने लगे। एक दिन हुआ क्या कि एक शक्तिशाली जादूगर गांव में आया। उसका सभी निवासियों को नष्ट करने का इरादा है। जादूगर ने कृष्ण की शक्तियों के बारे में पहले सुना था और वो उन्हें अपने नापाक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कृष्ण अपने गांव और अपने चाहने वालों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठी की और बिजली और गरज के साथ एक बड़े तूफान को बुलाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। जादूगर अचानक हुए हमले से चौकन्ना हो गया, जो कृष्ण के हमले के सामने एकदम शक्तिहीन था। दोस्तों, अंत में कृष्ण अपने काम में पूरी तरह से सफल हुआ और गांव निश्चित विनाश से बच गया। लोगों ने उसे हीरो बना लिया और एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार भी किया और उस दिन से वे जानते हैं कि जब तक कृष्ण उनके साथ हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। उस दिन से कृष्ण को गांव के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भलाई के लिए किया, जरूरतमंद लोगों की मदद की और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो उड़ने में सक्षम है, उसके पास एक्सरे आइज़ हैं, सुपर पावर्स हैं और जरूरत पड़ने पर ये गायब हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे वो और बड़ा होता गया, एक सुपर हीरो के रूप में कृष्ण की पॉपुलैरिटी दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी शहरों के गांव वाले उसके पास मदद के लिए आने लगे और वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। खतरे और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कृष्ण अपनी शक्तियों का अच्छे से उपयोग करने में अपने दृढ़ संकल्प में कभी नहीं डगमगाया। वो दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए विचार पर अड़िग है। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं और वो कई वर्षों तक उनका रक्षक बना रहा। वो गांव में एक उपलब्धि बन गया। दोस्तों, कृष्ण की कहानी ने कई युवाओं को अपनी क्षमताओं का उपयोग भलाई के लिए करने और हमेशा अन्याय के खिलाफ
खड़े होने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्रिश ने हमेशा वैश्विक स्तर पर बदलाव लाने का सपना देखा है। अच्छे के लिए उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए क्रिश ने अपना गांव छोड़ने और एक अंतरराष्ट्रीय सुपर हीरो बनने का फैसला किया। इसने अपराध और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए दुनिया में अलग अलग देशों की यात्रा की और एक निडर और शक्तिशाली सुपर हीरो के रूप में पॉपुलैरिटी प्राप्त की। दोस्तों, जैसे जैसे उन्होंने शहरों और देशों को खतरे से बचाया, क्रिश की प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई और जल्दी पूरी दुनिया को उनके वीरतापूर्ण कार्यों का पता चल गया। वो दुनिया को विभिन्न विनाशकारी घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों और यहाँ तक कि विदेशी आक्रमणों से बचाने में भी सक्षम रहा। फिर उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर हीरो टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने वैश्विक खतरों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के अन्य सुपर हीरो के साथ काम किया। साथ में वे पृथ्वी के संरक्षक के रूप में जाने गए और वे विकट परिस्थितियों में मानवता के लिए एकमात्र आशा बने। दोस्तों, क्रिश की निस्वार्थता और बहादुरी ने उन्हें पूरी दुनिया में लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उन्होंने कई वर्षों तक पृथ्वी की रक्षा करना जारी रखा और उनका नाम हमेशा एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय सुपर हीरो क्रिश के रूप में टीवी और रेडियो पर आने लगा। दोस्तों, एक दिन एक शक्तिशाली इविल जिसे डार्क लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, उसने शहरों को आतंकित करना शुरू कर दिया। असल में ये डार्क गॉड एक दूर देश में सिकंदर नाम का एक युवा राजकुमार था। वो सिंहासन का उत्तराधिकारी था और अपने लोगों का प्रिय था। हालांकि सिकंदर के पास एक काला रहस्य था। उसके पास नकारात्मक शक्तियों और क्षमताएं भी थीं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती थी और नष्ट कर सकती थी। दोस्तों, ये शक्तियां उनके परिवार के लिए पीढ़ियों से चली आ रही अभिशाप थी और सिकंदर ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए हमेशा संघर्ष किया था। उसे राज्य के पंडितों और जादूगरों द्वारा अच्छे के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि जब उसके क्रोध और हताशा ने उसके करे कराए पर पानी फेर दिया, तब एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने सिकंदर के राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, राजकुमार जानता था कि वो अपने लोगों को निराश नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने दुश्मन सेना के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने का फैसला किया। वो बहादुरी से लड़ा और उसकी शक्तियां दुश्मन के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार साबित हुई। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सिकंदर का गुस्सा भी बढ़ता गया और उसने अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंक दी। न केवल दुश्मन को बल्कि अपनी सेना और अपने आसपास की जमीन को भी नष्ट कर दिया। उसके राज्य के लोगों ने, जो कभी उसे प्यार करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसे एक राक्षस के रूप में देखने लग गए। अपने लोगों की निंदा ने सिकंदर को पूरी तरह से गुस्से में लाल कर दिया और वो अपने ही गुस्से में बुरी शक्तियों की वजह से और भी ज्यादा बुरा बन गया और बुरी शक्तियां उस पर हावी होने लगी। उसने दूर दूर तक अन्य शहरों की यात्रा की, बुद्धिमान लोगों, टोना टोटकों और मरहम लगाने वालों की मदद ली और अपने साथ मिलाकर सेना तैयार की। उसकी शक्तियां असीमित हैं और उसके एक आदेश पर राक्षसों की सेना खड़ी हो जाती है। लोग भयभीत थे, लेकिन दोस्तों, क्रिश अपने लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जो डार्क लॉर्ड को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों के बीच यात्रा की, लेकिन कुछ भी उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सका। अंत में वो डार्क लॉर्ड की जगह पर पहुंचा, जहां उसने अपना साम्राज्य बना रखा था और दोनों का सामना एक बड़े युद्ध में हुआ। जादूगर की शक्तियां प्रबल थी, लेकिन क्रिश अधिक शक्तिशाली था। सुपर पावर्स के साथ वो अपनी पूरी ताकत से लड़े और एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद वो विजयी हुए। राज्य बच गया और लोगों ने क्रिश को अपना हीरो मान लिया। उस दिन से वो देश में सुपर हीरो के रूप में जाना गया। दोस्तों, तो ऐसी ही कुछ स्टोरी क्रिश 4 में भी हो सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय फटाफट से बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जूनियर अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, और फिर वो तीनों ही सो जाते हैं। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं और जूनियर रोहित को लैब में जाने से ही रोक लिया जाता है। इसीलिए वो घर पर ही स्माइली के साथ खेल रहा था और आज वो अपने माँ और पा के साथ आर्केड जाने वाला था। तीनों ही जल्दी आर्केड पहुंच जाते हैं और वहां अपना हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। जूनियर भी बाहर आकर काफी खुश लग रहा था और आसपास
सभी लोग भी अपनी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशी बहुत जल्दी गम में बदलने वाली है। और अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाते हैं और फिर जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और अंधेरा सा छा जाता है और लगातार धमाके होते हैं। धरती भी कांपती है और ये भयानक नज़ारा देख सभी डरे हुए हैं। कृष्णा भी ये सब कुछ देख रहा होता है। कृष्णा ने प्रिया और जूनियर को अपने साथ पकड़ कर रखा हुआ है और तभी आसमान में दो बड़ी स्पेसशिप्स नजर आती है और कुछ ही पलों में उसमें से उड़ते हुए एलियंस बाहर निकलते हैं और वो सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं और जगह जगह पर धमाके करते हैं। ये देखकर कृष्णा प्रिया से कहता है, प्रिया तुम घर जाओ, इट्स टाइम फॉर एक्शन। और फिर वो अपनी वॉच का बटन प्रेस करता है और ऐसा करते ही वो कृष्णा से कृष बन जाता है और फिर वो मास्क लगाकर आसमान में लंबी छलांग लगाता है और उन एलियन से लड़ता है और साथ ही लोगों को भी बचाने लगता है। प्रिया जूनियर से कहती है, चलो रोहित, हमें जाना होगा। ये सुनकर जूनियर रोहित कहता है, नहीं माँ, मुझे पा की मदद करनी होगी, आप घर जाओ और अगर कुछ भी हो तो स्माइली के जरिए सिग्नल भेजना। इट्स टाइम टू बिकम अ लिटिल क्रिश। ऐसा बोलकर वो भी अपनी वॉच का बटन प्रेस करता है और लिटिल क्रिश के अवतार में आ जाता है। जी हाँ, और लोगों को बचाने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो एलियंस ज्यादा थे और उन्होंने लगभग पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। लिटिल क्रिश और क्रिश लोगों को बचा तो रहे थे, लेकिन उन्हें रखने के लिए कोई सेफ जगह थी ही नहीं। तब लिटिल क्रिश से अपने दिमाग से ही कांटेक्ट करता है और कहता है, माँ मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो अपनी साइकिक एबिलिटी से उन दोनों में से एक स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये देखकर क्रिश भी उसका सपोर्ट करता है। दोनों ही स्पेसशिप को अपने दिमाग से कंट्रोल करते हैं और इस वजह से पूरे आसमान में दोनों के सुपर पावर्स की एक लेयर बन जाती है। बाकी के एलियंस उन्हें रोकते हैं, लेकिन क्रिश और लिटिल क्रिश दोनों ही अपने प्लान में कामयाब होते हैं और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाती है और उसके बाहर से जो एलियंस निकल कर आए थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरी स्पेसशिप ये देखकर वहां से चली जाती है और ये खतरा अभी के लिए टल जाता है। लेकिन तभी लिटिल क्रिश को स्माइली का इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। जी हाँ, और वो जल्द ही घर जाता है और क्रिश बाकी के लोगों की मदद करता है। तो क्या हुआ होगा प्रिया के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हो सकती है क्रिश 4 की। तो स्टोरी पर अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। और कुछ ऐसा ही हुआ था जब 1976 में एक ऐसी ही घटना स्टैनफोर्ड कॉलेज के 3 स्टूडेंट के साथ हुई थी। जी हाँ, दरअसल फॉर्ड थॉमस, लुइस स्मिथ और लिशा, जो कि स्टैनफोर्ड कॉलेज में पढ़ती थी, एक बार अपने कॉलेज से अपने घर वापस जा रही थी। इन तीनों दोस्तों को कोई उम्मीद नहीं थी कि जो उनके साथ अब होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा। दरअसल इन तीनों को एक एलियन स्पेसशिप ने जनवरी 1976 को अगवा कर लिया था। जी हाँ, ये लोग लैंकास्टर से अपने घर लिबर्टी की ओर जा रहे थे जब उनको एक ऐसी स्पेसशिप मिली जो कि इन सबको अपने साथ अपने प्लैनेट में ले जाने के फिराक में थी। इस एलियन स्पेसशिप का रंग एकदम लोहे की तरह था और ये बहुत बड़ी थी। साथ ही इसके बाहरी तरफ बहुत सारे रेड लाइट्स लगे हुए थे और एकदम बड़ा सा डोम स्पेसशिप के ऊपर था। जब कुछ समय बाद ये वापस आई तो इन्होंने अपने घर वालों और अपने सभी दोस्तों को ये बताया कि दरअसल इन्हें अगवा कर लिया गया था। और ऐसा सुनने के बाद सब ने यही कहा कि ये तीनों मजाक कर रहे हैं और किसी को भी इनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। और जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने इन दिनों लड़कियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए इनका एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया। और सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब इन तीनों ही लड़कियों ने इस लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास कर लिया, जिससे कि ये बात साबित हो गया कि इन्हें वाकई में एक एलियन स्पेसशिप ने अगवा किया था। ऐसी एलियन की कई घटनाएं इस दुनिया में होती रहती है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ऐसी ही किसी घटना के ऊपर होगा क्रिश 4 की कहानी का प्लॉट? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब ये फिल्म जब थिएटर्स में आएगी तो क्या धमाल मचाएगी, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो भाई इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा
एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 2019 का ये इंसिडेंट बहुत ही खतरनाक था और हॉरिफाइंग एक्सीडेंट्स की लिस्ट में इसने अपनी जगह बना ली थी। ये राइड थी फेमस रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर्स हमेशा से लोगों को थ्रिल देते आए हैं। बिल्कुल स्पीड से ऊपर और नीचे इसकी ये ट्रेन चलती है जिसमें लोगों को खूब मजा आता है। इस रोलर कोस्टर की स्पीड इतनी तेज होती है कि नीचे खड़े किसी आदमी को ये लगता है कि शायद इसके अंदर कोई बैठा ही नहीं होगा, मगर सेफ्टी सीट बेल्ट्स के साथ इन सभी राइडर्स को इस तेज गति ट्रेन में बिठाया जाता है। और ऐसा ही हुआ 28 सितंबर 2019 को। बहुत से राइडर्स फन की आड़ में इस राइड पर चढ़ गए, मगर उनमें से जो लास्ट ट्रेन या यूं कहें कि लास्ट बॉक्स में बैठे थे वो बदकिस्मत थे। उस दिन उन लास्ट ट्रेन वालों के साथ कुछ गलत होने वाला था। उनका बॉक्स बाकी ट्रेन से छूटा और वो सभी लोग 30 फीट नीचे आ गिरे। इस हादसे में धड़ाम से गिरने की आवाज तो आई ही, मगर खुद राइड को ऑपरेट करने वाला सुन पड़ गया। इस समय इस ट्रेन के बॉक्स में 10 लोग थे। उसमें से 2 को तो आगे का स्टीयरिंग लग गया और उन्हें सर में चोट आई, जिसकी वजह से उनकी मौत वहीं हो गई। 2 औरतों को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया और बाकी 6 को उसी समय ट्रीटमेंट भी दिया गया। इस एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही सभी की राइड्स रोक दी गई और पूरा अम्यूजमेंट पार्क बंद कर दिया गया। बाद में पार्क की चेकिंग कराई गई, जिससे पता चला ओनर ने पैसे बचाने की आड़ में मेंटेनेंस ही नहीं कराया था, इसलिए रोलर कोस्टर के सभी कनेक्टर्स वीक पड़ गए थे। इसीलिए उस दिन उस ट्रेन का कनेक्टर टूट गया, जिसकी वजह से वो हिस्सा अलग होकर गिर गया। इस इंसिडेंट के बाद सब डर गए और लोगों को वापस पार्क तक खींच कर लाना मुश्किल हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्रिश ऐसे ही किसी अम्यूजमेंट पार्क में अपने बच्चों को लेकर जाए जहां वो एंजॉय कर रहा हो, मगर ऐसे किसी इंसिडेंट में हमारा सुपर हीरो सबकी जान बचा ले। अंटार्कटिका में बर्फ की सतह के नीचे डूबी हुई है। वो दुनिया को पंगु बनाने के इंतजार में है। बर्फ में दबे विषाणुओं पर वैज्ञानिकों की हाल में हुई शोध ने उनकी भविष्यवाणियों को बल दिया है। शोध में लगभग 50,000 साल पुराने ज़ोंबी वायरस की खोज शामिल है। 2021 में ओहायो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने तिब्बती ग्लेशियरों में निष्क्रिय पड़े 28 अज्ञात वायरस की खोज की थी। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये वायरस का खतरा बनेगा। एथोस का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ से ये वायरस निकलेंगे। एथोस ने कोरोना से जुड़ी दूसरी भविष्यवाणियां की थी। इसमें उन्होंने दावा किया कि कोरोना कम नहीं होगा, लेकिन वायरस की एक नई दवा बनाई जाएगी जो वास्तव में शैवाल से बनेगी। एथोस ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि हरे पौधे में कई पोषक तत्व पाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हमें क्रिश 4 की स्टोरी तक लेकर जा सकता है। क्रिश 4 में भी एक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो क्रिश और उसकी टीम को आने वाली प्रॉब्लम्स को लेकर बताएगा, लेकिन उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब उनका यकीन हकीकत में तब्दील होने लगेगा, तभी सबको आने वाली दिक्कतों के निदान के लिए उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या क्रिश आने वाली परेशानियों से दुनिया को बचा पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अपना संपूर्ण जीवन यान में ही गुजार देते हो। जो भी हो दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस वक्त दूसरे ग्रह के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर रिसर्च बढ़ गया है। हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश में भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इन्हें देखा है। लोग इसे माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए और वे आते रहते हैं, और ये भी कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। वैज्ञानिक यही सब कुछ खोज रहे हैं। इस खोज के चलते ही भारत में ऐसे कई स्थानों की खोज की गई। अब सवाल ये भी है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है? कहना होगा कि इसका हर धर्म से संबंध है। हिमालय में रहते हैं एलियंस। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुप कर वे रहते हैं जो दूसरे ग्रह के लोग होते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय भी है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अस्वीकार भी नहीं करते। दोस्तों, भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यानी यूएफओ को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया।
20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। 2 प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थी, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर्ग ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है इसे कोई नहीं जानता। दोस्तों, एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियां और 1 बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में ले जाने से पहले वो गायब हो गई। हालांकि कुछ मानते हैं कि वो ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया तो लापता हैं। बचे हुए लोगों को ये घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। क्या सच में एलियंस होते हैं? ऐसे ही एलियंस की दुनिया से जुड़ी बातें और उनके रहस्य से मिलती जुलती कहानी क्रिश 4 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप बताइए आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ये सारी जानकारी दीजिए। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और फिलहाल के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्रिश मूवी को लेकर बहुत सारी एंटिसिपेशन सामने आ रही हैं। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि क्रिश की हर रिपोर्ट के थ्रू यही पता चल रहा है कि जेम्स कैमरॉन की फिल्म अवतार से ये फिल्म काफी ज्यादा सिमिलर होने वाली है। और सबसे बड़ी अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो वो है IMAX कैमरास। जी हाँ दोस्तों, जेम्स कैमरॉन ने IMAX कैमरास का यूज़ किया था अपनी इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए और अंडर वाटर सीन्स शूट करने के लिए। और अब क्रिश से क्योंकि एरियल स्टंट्स की शुरुआत हो रही है बॉलीवुड में, तो इसीलिए इस ग्लोबल कैमरे की यूज़ जो है, नीड जो है, वो भी इस फिल्म की टीम को लगने वाली है। और ऐसा इससे पहले किसी भी सुपर हीरो मूवी में हुआ नहीं है, तो ऐसा पहली बार इंडिया में क्रिश के थ्रू ही होने वाला है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जेम्स कैमरॉन के ही पूरे टीम को, उनके इलेक्ट्रिशियंस को मूवी में इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैंडल करने के लिए बुलाया जाए, उन्हें ही ये सारा कारोबार सौंपा जाए। क्रिश 4 में लीडिंग एक्ट्रेस को लेकर लगातार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर ये रोल कौन करने वाला है। पहले हमने इसमें कंगना रनौत को जरूर देखा था, लेकिन अब वो इसमें नजर नहीं आने वाली है। तो हाल ही में यामी गौतम का नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और ऐसा सुना गया है कि राकेश रोशन से उन्होंने हाल ही में मीटिंग भी की है। अब कंगना रनौत ने भी इस पर एक टिप्पणी की है। दरअसल यामी गौतम की तारीफ ही की है उन्होंने। ऐसा कहा है उन्होंने कि चोर निकल के भागा में यामी गौतम की परफॉर्मेंस उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कंगना से पूछा गया कि उनके रोल को, उनके तरीके को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि उन्हें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यामी गौतम की एक्टिंग से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड है। तो अब इन सब बातों से तो यही समझ में आ रहा है कि फॉर श्योर क्रिश 4 में हमें यामी गौतम ज़रूर दिखने वाली है। इसी के साथ अगर हम क्रिश 4 की कहानी की बात करें तो पहली मूवीज में आपने देखा था कि एक ऐसा कंप्यूटर दिखाया गया था जो फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर दिखा सकता है। तो इस मूवी में ऐसा होने वाला है कि एक ऐसा कंप्यूटर दिखाया जाए जो कि पास्ट दिखा सकता हो। हमने आपको बताया था कि क्रिश का जब बेटा होता है तो ज़्यादातर चीज़ें यही है कि क्रिश नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भी उसकी जैसे प्रॉब्लम्स में फंसे, इसीलिए उसे एक बहुत ही नॉर्मल परवरिश देगा। लेकिन उसके अंदर जीन्स का क्या करेगा वो, इसीलिए क्रिश का बेटा क्यूरियस होकर एक बार वो कंप्यूटर देख लेगा जो पास्ट दिखाती है। अब क्योंकि इस मूवी में जादू की भी एंट्री होने वाली है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि पास्ट की कई सारी चीज़ें को भी इस फिल्म में रिपीट किया जा सकता है, हमें देखने को मिल सकती है। आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड है और क्या आप यामी गौतम को इस फिल्म में देखना चाहेंगे लीडिंग लेडी के तौर पे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। पॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंफरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। और अगर आप भी है एलियन बिलीवर्स, तो न्यू मैक्सिको में वास्तव में क्या हुआ था और ये मिस्ट्री आज भी सालों बाद इस तरह का इंटरेस्ट और कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, रूजवेल इंसिडेंट 24 जून 1947 को शुरू हुआ था, जब पायलट केनेथ
अर्नोल्ड एक क्रैश मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खोज में मदद करने के लिए अमेरिका में वॉशिंगटन राज्य के पहाड़ों पर उड़ान भर रहा था। उसने लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई और लगभग 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए 9 आधे चांद के शेप के ऑब्जेक्ट्स को देखा, जो कि उस वक्त एक मैजिक या इम्पॉसिबल चीज की तरह दिख रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर आप वो पायलट है और आपको आसमान में हाफ मून की शेप में 9 ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखेंगे तो मैजिक तो लगेगा ही ना। उस पायलट ने उन ऑब्जेक्ट्स के झटकेदार मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हुए बताया कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे एक सॉसर, यानी कि प्लेट को जब पानी में घुमाकर छोड़ देते हैं। मीडिया ने इस कहानी को पकड़ लिया, इसका नाम फ्लाइंग सॉसर रख दिया और एक मॉडर्न मिस्ट्री का जन्म हुआ। दोस्तों, हालांकि ये पहली बार नहीं था कि एलियंस और उनकी स्पेसशिप्स के कुछ एविडेंस मिले हो, जिसे हम यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लेकिन रोजवेल इंसिडेंट पहला एलियन रिलेटेड इंसिडेंट था जिसने पब्लिक के इमेजिनेशन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। जी हाँ, और जिसने दुनिया भर में न्यूज हेडलाइंस बना दी थी। जैसे जैसे ये फ्लाइंग सॉसर के इंसिडेंट की बात आगे बढ़ी, मीडिया कवरेज भी और ज्यादा बढ़ने लगी और जब तक कि मामला सामने नहीं आया और ऐसा लगा कि मिस्ट्री सुलझ सकती थी। 7 जुलाई 1947 को एक लोकल फार्मर ने रोजवेल में पुलिस से कांटेक्ट करके कहा कि उसे अपने खेत में अजीब छोटे बड़े टुकड़े फैले हुए मिले थे। हालांकि उसे ये कुछ दिन पहले मिले थे, लेकिन कॉल करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन नहीं होने की वजह से वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। और जब फ्लाइंग सॉसर के बारे में कहानियां सामने आने लगी तो उसने किसी तरीके से कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। दोस्तों, ये सोचकर कि अचानक इन मेटालिक और रबर के टुकड़ों के मिलने का फ्लाइंग सॉसर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये हाल ही में आए तूफान के दौरान कुछ क्रैश हुआ होगा। इसीलिए उसने ऑफिसर्स को इन्फॉर्म किया। उसने उन टुकड़ों के कुछ सैंपल भी उन्हें दे दिए और जब पुलिस ने पास के आर्मी एयर बेस से कांटेक्ट किया तो इंटेलिजेंस ऑफिसर जेसी मार्शल उस फार्मर के साथ क्रैश साइट पर गए और सेम वैसे ही टुकड़े बिखरे हुए उन्हें वहां पर भी मिले। मिलिट्री बेस्ड एक पब्लिक ऑफिसर ने एक लोकल जर्नलिस्ट के साथ मिलकर इस इंसिडेंट के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट पब्लिश की। इस न्यूज ने दुनिया भर में सदमा पहुंचा दिया था और 24 घंटे के अंदर अंदर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। दरअसल रोजवेल में मेटालिक और रबर के पीसेस की डिस्कवरी के बिल्कुल अपोजिट, जी हाँ, यूएस मिलिट्री ने कहा कि उनसे एक गलती हुई थी और जिसे फ्लाइंग सॉसर कहा जा रहा था वो क्रैश्ड वेदर बलून था। दोस्तों, मार्शल और कई मिलिट्री ऑफिसर्स की उन मेटालिक और रबर पीसेस को पकड़े हुए फोटोज की सीरीज पब्लिश की गई थी और डेफिनेटली उन फोटोज को देखकर गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग लग रही थी। जी हाँ, खास करके मिलिट्री के अपनी एक्सप्लेनेशन में टिन फॉइल का मेंशन करने के बाद यूएस गवर्नमेंट की बात को मानना और भी मुश्किल हो गया था। आजकल 24/7 न्यूज साइकिल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और यूएफओ रिसर्चर्स की एक एक्टिव कम्युनिटी के साथ इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स के बाद बहुत सारी अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर डिबेट तो होना ही था। और इस सिचुएशन को सबसे स्पेशल ये बना रहा था कि उस वक्त पूरी दुनिया में 509th बॉम्ब ग्रुप एक लौता एटॉमिक बॉम्ब केपेबल स्क्वाड था जो इस केस की जांच कर रहा था। तो ये इमेजिन करना मुश्किल है कि इन एक्सपीरियंस्ड और एलाइट वर्कर्स जो कि वेदर बलून से अच्छी तरीके से फैमिलियर थे, वो इस तरह से इतनी आसानी से पागल बनाए जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, एक वेदर बलून जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और विंड स्पीड जैसी इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, उसमें टिन फॉइल का क्या काम है। लेकिन युद्ध के बाद का अमेरिका आज से बहुत अलग था और उस शांत, ज्यादा भरोसेमंद युग में मौसम के गुब्बारे के एक्सप्लेनेशन को ऑलमोस्ट यूनिवर्सली मान लिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ लोगों के फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओ में रुचि बढ़ती चली गई और धीरे धीरे रोजवेल इंसिडेंट कहानी से गायब होने लगा। दोस्तों, रोजवेल यूएफओ क्रैश की कहानी 1978 में एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो अपना करियर बदलकर एक यूएफओलॉजिस्ट बन गया था, उसने इस कहानी को फिर से शुरू किया, फिर से इसकी रिसर्च की
उसने बताया था कि एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन के पास बताने के लिए एक दिलचस्प कहानी थी और वो मिलिट्री रिटायर्ड और कोई नहीं जेसी मार्शल था। मार्शल ने उसे बताया कि वेदर बलून का एक्सप्लेनेशन एक कवर स्टोरी थी और जो बाद में फोटोज पब्लिश हुई थी ना, वो भी झूठी थी, जिसमें वेदर बलून के टुकड़ों को असली टुकड़ों की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया था। जी हाँ, मार्शल ने दावा किया कि जो भी एविडेंस उन्हें मिले थे उनसे हर कोई क्लियर था कि वो ऑब्जेक्ट्स एलियन की स्पेसशिप की थी। अगले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री की और इन्वेस्टिगेशन की और इसके की प्लेयर्स को ट्रैक किया था। दोस्तों, एक्स्ट्रा विटनेस का पता लगाया गया और जो हुआ उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो सब विटनेस रिसर्चर्स को वो बता रहे थे जो वो सुनना चाहते थे। किसी भी तरह से इस इंसिडेंट पर किताबें लिखी गई। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामा सीरीज और एक फिल्म भी बनाई गई थी और एक यूएफओ क्रैश का टॉपिक पॉप कल्चर में इतना पॉपुलर हो गया कि भले लोगों का यूएफओ में कोई स्पेशल इंटरेस्ट या विश्वास ना हो, लेकिन उन्होंने रोसवेल के बारे में जरूर सुन लिया था और अब ये ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि फैक्ट और फिक्शन दोनों आपस में मिल गए थे और अलग अलग तरह के यूएफओ की कहानियां बननी शुरू हो गई थी। इस तरह की कहानी बाद में इंडिपेंडेंस डे जैसी फिल्में और द एक्स फाइल जैसे टीवी शो में प्लॉट्स के रूप में बदलकर दिखने लगी थी। 1995 में एक एलियन ऑटोप्सी की वीडियो दिखाने के लिए सामने आई जिसे रोसवेल इंसिडेंट से कनेक्टेड बताया गया था, लेकिन फिल्म का कंटेंट पूरी तरीके से फेक था दोस्तों, क्योंकि असल में एलियन ऑटोप्सी के लिए एलियन की बॉडी नहीं मिली थी। फिर भी इसने इंटरनेशनल न्यूज जनरेट की। 1990s के दौरान अमेरिका सरकार ने मीडिया और जनता के प्रेशर के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपने खुद का इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से लॉन्च किया और 2 रिपोर्ट्स पब्लिश कर दिए, पहला 1994 में और दूसरा 1997 में। और कंक्लूजन ये निकला था कि पूरे इंसिडेंट में अगर कुछ क्रैश हुआ था तो वेदर बलून था जो प्रोजेक्ट मोगुल का एक पार्ट था, जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट के एविडेंस के लिए एटमॉस्फेयर की खोज के लिए डिजाइन किए गए इक्विपमेंट साथ में लेकर जा रहा था और जब वो क्रैश हुआ तो वो सब टुकड़े हमें नीचे बिखरे हुए मिले थे। ये भी हो सकता है कि फ्लाइंग सॉसर स्टोरी एक लोकल्स की पहल थी जिसे मीडिया को सच्ची कहानी से दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। दूसरी सरकारी रिपोर्ट जो रोसवेल यूएफओ क्रैश इंसिडेंट की 50th एनिवर्सरी पर रिलीज की गई थी, किसी भी ओरिजिनल रिपोर्ट में एलियन बॉडीज का मेंशन नहीं किया गया था और यहाँ तक कि मार्शल ने भी एलियन बॉडीज की कहानी को झूठा बता दिया था, जो कि बाद में सामने आया। हालांकि इस समय तक रोसवेल की कहानी यूएफओ कम्युनिटी का मेन केस बन गई थी। दोस्तों, रोसवेल शहर ने अपने विरासत को अपनाया था और वहां एक यूएफओ म्यूजियम खोला गया और इस ओकेजन को मार्क करने के लिए एनुअल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए गए थे। जी हाँ, रोसवेल के पास अब इस तरह की पहचान है कि कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने स्पीचेस और इंटरव्यूज में इस यूएफओ इंसिडेंट का जिक्र किया है और आमतौर पर हल्का फुल्का मजाक बनाते हुए इसके बारे में मेंशन किया जाता है। जैसा कि ये इंसिडेंट लिविंग मेमोरी से हिस्ट्री का हिस्सा बन गया है, हम कभी भी इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहानी हमारे इंटरेस्ट के साथ सबसे बड़े और सबसे गहरे सवालों में से एक है जो हम पूछ सकते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। यूएफओ क्रैश इंसिडेंट जिसने न्यू मैक्सिको की एक सिटी का नाम हिस्ट्री में दर्ज कर दिया है। दोस्तों, हो सकता है इससे इंस्पायर्ड कुछ हमें क्रिश 4 में भी देखने को मिल जाए। एलियंस ने किडनैप किया है। उनका नाम पाउला स्मिथ है और उन्होंने कहा कि एलियंस के साथ उनका पहला एक्सपीरियंस तब हुआ था जब वो महज 6 साल की थी और तब से उनका 52 से भी ज्यादा बार किडनैप किया जा चुका है। 2 बच्चों की दादी पाउला स्मिथ ने खुलासा किया कि एलियंस ने उन्हें एक यूएफओ पर ले लिया और उन्हें हर तरह की नई टेक्निक दिखाई, जिसमें टच स्क्रीन डिवाइसेस भी शामिल थे जो कि उस वक्त हमारे प्लैनेट पर नहीं हुआ करते थे। उसका इन्वेंशन भी नहीं हुआ था हमारे यहाँ पर। पॉला स्मिथ ने कहा कि मैंने टच स्क्रीन डिवाइसेस को देखा इससे पहले कि वो यहाँ पर अवेलेबल हुए थे। मैं एक क्राफ्ट पर थी और एलियंस ने मुझे वो टेक्नोलॉजी दिखाई जो हमारे पास उस वक्त नहीं हुआ करती थी। उन्होंने मुझे सीनरी का एक स्लाइड शो भी दिखाया
जिसमें एक सुंदर सी नदी थी जो धीरे धीरे काले रंग में बदल गई। नीला आसमान भी धीरे धीरे ब्लड रेड रंग का हो गया और तब मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि एलियंस मुझे इंसानों के लालच की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही पृथ्वी की एक फिल्म दिखा रहे हैं। जी हाँ, जिसमें शुरुआत में तो हर चीज हरी भरी, मतलब कि हरियाली के फोटोज मुझे देखने को मिले थे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ों के कटने की वजह से वो बंजर सूखी जमीन में तब्दील हो गई थी और ऐसे ही साफ पानी की नदियां इंसानों के इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉल्यूशन की वजह से काले रंग की होती जा रही थी। जो लोग एलियंस के एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, उनके लिए पाउला ने अपनी इंजरीज की कुछ फोटोज भी शेयर की थी। जी हाँ, जिनके बारे में पाउला का कहना है कि वो इंजरीज उन्हें एलियंस की वजह से ही आई थी। दोस्तों, पाउला का दावा है कि चोट के निशान एक एलियन ने ही छोड़े हैं। पाउला ने कहा कि उसने 52 पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को एक्सपीरियंस किया है और ये सब उसके खुद के लिए इतना वियर्ड और स्ट्रेंज है कि कभी कभी तो वो भी अपनी बातों से कंफ्यूज हो जाती है, उसे भी अपनी कहानियों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए पाउला के लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे झूठा कह देते हैं। उसके एक्सपीरियंसेस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन कई बार वो ऐसा महसूस करती है जैसा कुछ होने वाला हो। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि क्या होने की उम्मीद की जाए, कोई वार्निंग नहीं मिलती है और ये बस हो जाता है। और पौला जानती है कि ऐसे एक्सपीरियंस के बाद वो बस इतना ही कर सकती है कि वो नॉर्मली अपनी जिंदगी बिता सकती है बिना कुछ सोचे, वरना अगर वो सोचेगी तो वो पागल हो जाएगी। हालांकि पौला ने अपनी पूरी कोशिश की है कि लोग उसकी बात को सच मान ले और इसलिए उसने सिल्वर रंग में एक एलियन की तस्वीर भी ड्रॉ की, लोगों को ये दिखाने के लिए कि एलियंस कैसे दिखते हैं। 50 साल के बाद पौला ने इस बात का खुलासा किया क्योंकि वो अब तक एलियन एनकाउंटर्स के बारे में चुप रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि लोग सोचेंगे कि वही पागल है। पाउला स्मिथ अकेली नहीं थी जिसने ऐसा क्लेम किया था, और भी ऐसे लोग थे। 2015 में अमेरिकन एयरफोर्स की एक फॉर्मर वर्कर नायरा ने भी ये दावा किया था कि उसे एलियंस ने अगवा किया था। जी हाँ, और कुछ महीने पहले इजराइल के फॉर्मर स्पेस सिक्योरिटी चीफ ने दावा किया था कि एलियंस असली है और डोनाल्ड ट्रंप उनके बारे में जानते भी है। उसने करीब 30 साल तक इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम को लीड किया और कहा कि एलियंस सीक्रेटली अमेरिका और इजराइल के कनेक्शन में है। जी हाँ, हालांकि वो खुद अपने वजूद को छुपा रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटी उनके लिए तैयार नहीं है। ऑडियो टेप कमर्शियल में लोगों की तरह जो लाइव सिंगिंग और रिकॉर्डेड सिंगिंग में फर्क नहीं बता सकते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक मीटिंग में प्रेजेंट इंसिडेंट के बारे में रिसर्चर्स इसके फॉल्स मेमोरीज का एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इससे एक बात तो साबित होती है कि कई बार यादें भी सच नहीं होती। जिन लोगों ने लाइफ में भयानक इंसिडेंट को सहा है, वो उन इंसिडेंट को याद करने से भी कांप उठते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड मैकनली जानना चाहते थे कि क्या जो लोग फॉल्स ट्रॉमेटिक इंसिडेंट को याद करते हैं वो क्या वैसा ही फिजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं जैसा रिस्पॉन्स रियल ट्रॉमेटिक मेमोरीज रखने वालों से उन्हें देखने को मिला है। जी हाँ, मैकनली ने उन लोगों की जांच की जिनकी यादें उनके हिसाब से क्लियरली फॉल्स मेमोरीज थी, यानी कि एलियन किडनैपिंग की मेमोरीज। और ये टेस्ट करने के लिए मैकनली ने 6 महिलाओं और 4 पुरुषों को बुलाया जिन्होंने दावा किया था कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था। और इस जांच के लिए रिसर्चर्स ने किडनैपिंग की स्टोरीज को रिकॉर्ड करके एक शॉर्ट ऑडियो टेप बनाई और उन लोगों को सुनाई गई। दोस्तों, रिसर्चर्स और टीम ने किडनैपिंग की कहानी सुनते वक्त उनका हार्ट रेट, स्वेटिंग और फेशियल मसल को नोट किया और रिसर्चर्स के हिसाब से उन सब के रिस्पॉन्सेस किसी चिल्ड्रन अब्यूज या फिर कोई फैमिली ट्रॉमेटिक मेमोरी से स्ट्रेस इंसान की तरह था। जी हाँ, तो ये कहना कि एलियन किडनैपिंग की मेमोरी सच है, ये और मुश्किल हो गया। मैकनली ने बताया कि मेंटल ट्रॉमा हमारे इमोशनल बिलीव्स के हिसाब से चलता है, अब चाहे वो सच हो या फिर नहीं हो। अगर आप ईमानदारी से सोचते हैं कि एलियंस ने आपको किडनैप किया था, तो मेमोरीज में यही सच रहेगा कि असल में किडनैपिंग हुई थी। इस पर और भी
साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि झूठी यादों के लिए फिजिकल रिस्पॉन्सेज बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे सच्ची यादों के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, और इन सभी कंक्लूजन की वजह से रिसर्चर्स के लिए सच या झूठ में अंतर करना और भी मुश्किल हो गया है। ये सब तो बस चलता ही रहेगा जब तक कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, और एलियंस के किडनैपर्स होने वाली बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर बाई चांस ये सच होती है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब वो किडनैप करते हैं तो फिजिकली इंसान की बॉडी को भी किडनैप कर लेते हैं, या फिर किसी सुपर पावर की मदद से सिर्फ इंसानों के दिमाग को किडनैप करते हैं। एक तरह से शरीर वहीं पर रहेगा जहां पर था, लेकिन उनका माइंड एलियंस के कंट्रोल में हो जाएगा। क्रिश, जिसकी शुरुआत एक एलियन यानी कि जादू से हुई थी, अगर जादू नहीं होता तो क्रिश भी नहीं होता। हालांकि इस सीरीज की सबसे पहली फिल्म कोई मिल गया में एलियन को फ्रेंडली और बहुत ही क्यूट सा दिखाया गया था, लेकिन अब जब बात सीरीज की चौथी फिल्म पर आ गई है तो हो सकता है कि इस बार हमें उसका एविल कैरेक्टर देखने को मिले, जिन्हें इंसानों से काफी नफरत हो और वो उससे बदला लेना चाहते हो। एलियंस एक एक करके इंसानों को किडनैप करने लग जाएंगे, लेकिन किडनैप सिर्फ इंसानों का माइंड होगा, तब तक के लिए उसका बॉडी सिर्फ कोमा में होगा। क्रिश, जिसके खुद के पास जो पावर्स है वो उन्हीं एलियंस में से एक एलियन जादू की बदौलत है, जो कि ऑब्वियसली उसका अच्छा दोस्त होगा। लेकिन क्रिश अब धर्म संकट में पड़ जाएगा कि अगर वो इंसानों को प्रोटेक्ट करेगा तो उसे जादू और उसकी फैमिली का सामना करना होगा, जिसके लिए उसे जादू के परिवार को नुकसान भी पहुंचाना पड़ सकता है। जादू और क्रिश की दोस्ती टूट जाएगी और वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इंसानों की किडनैपिंग बढ़ती जाएगी और क्रिश समझ नहीं पाएगा कि वो कैसे और कहां से उन लोगों को वापस लाए। ऊपर से धरती पर उसकी बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि कोमा में इतने सारे लोगों के एक साथ जाने की वजह एलियंस है, और सब लोग उसे पागल कहना शुरू कर देंगे। क्रिश के लिए प्रूफ करना मुश्किल था क्योंकि वो सब लोग डॉक्टर के सामने थे और टेस्ट से पता चल रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ट्रिगर्ड होने की वजह से ये हो सकता है। हालांकि सबके दिमाग में डाउट ये मौजूद है कि एक साथ इतने सारे लोगों का मेंटल ट्रॉमा कैसे ट्रिगर हो सकता है और सब लोगों का रिजल्ट भी सेम क्यों है। लेकिन कोई भी इतनी दूर तक नहीं सोच रहा कि ये सब एक एलियन की वजह से हो रहा है। तो कुछ इस तरह की कहानी जिसमें क्रिश का सामना उसकी सुपर पावर से कई गुना ज्यादा पावर्स वाले एलियन से ही होगा, और एंड में अगर कोई चीज क्रिश को ये जंग जिता पाएगी तो वो होगी इंसानियत और उसकी जादू के साथ दोस्ती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। काल को बांधकर जब क्रिश और लिटिल क्रिश बाहर जाते हैं तो वहां का नज़ारा और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आसमान का रंग बदल चुका है। हर जगह एलियंस का धमाका हो रहा है। गैलेक्सी से आए एलियन के बहुत सारे वेरिएंट्स थे जो हर जगह फैले हुए थे, और तभी उन्हें काया मिलती है जो क्रिश को बताती है क्रिश ये गैलेक्सी के विक्टर प्लैनेट से आई है, और उनका लीडर विक्टर एक ऐसे हमले की तैयारी में लगा है जिससे वो एक ही झटके में पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा, और वो उस तरफ है। और ये सुनते ही वो तीनों ही वहां जाते हैं और बीच में देखते हैं कि काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। तब क्रिश कहता है सबसे पहले हमें इन सभी लोगों को बचाना होगा। तब लिटिल कृष्णा कहता है इसे बचाने के लिए हमें इन्हें यहाँ से दूर किसी सेफ प्लेस पर ले जाना होगा। और तब काया उनसे पूछती है लेकिन हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे। और तभी वहाँ पुलिस और मिलिट्री आ जाती है जो क्रिश से कहती है हम एक बार फिर दुनिया को बचाने में क्रिश की मदद करेंगे। और फिर पुलिस चीफ कहते हैं अगर सबको किसी एक जगह रखना है ना तो उसके लिए क्रिकेट स्टेडियम सही रहेगा। हम बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और अब इन्हें और नहीं खो सकते। तब क्रिश ये सुनकर कहता है लेकिन ऑफिसर आप इन एलियंस का मुकाबला कैसे करेंगे, इनके पास तो काफी पावर्स है। तब लिटिल क्रिश को एक आइडिया देता है और बताता है कि वो लड़ सकते हैं पापा। मैंने एक बार लिटिल सॉइल पार्टिकल्स बनाए थे जो ज़ोंबी को भी मार सकते हैं, और ये एलियंस भी ज़ोंबीज की तरह लोगों का माइंड खा रहे हैं, तो अगर उन पार्टिकल से हम इन पर हमला करेंगे तो वो वहीं खत्म हो जाएंगे। और फिर वो अपने सूट से एक बिन निकालता है और चीफ से कहता है पुलिस अंकल इसमें वो पार्टिकल्स हैं, आप इन्हें अपनी गोलियों में लगाकर गन में इंसर्ट कीजिए और इन एलियंस को मारिए, लेकिन ये इतने ही है और इन्हें संभाल कर इस्तेमाल कीजिए।
और तब चीफ अपनी गोलियों में उन पार्टिकल्स को ऐड करते हैं और पीछे से आ रहे एलियंस पर वार करते हैं और उसके दिमाग पर गोली मार देते हैं और गोली लगते ही वो एलियन वहीं खत्म हो जाता है और चीफ बोलते हैं लेट्स किल सम एलियंस टुडे और फिर वो और बाकी के ऑफिसर्स लोगों को स्टेडियम की तरफ ले जाते हैं। तब फिर क्रिश लिटिल क्रिश से कहता है कमाल कर दिया तुमने तो जूनियर, और लिटिल क्रिश अपने पापा से कहता है तारीफ बाद में पापा, पहले कुछ और एलियंस को मारो। और फिर क्रिश कहता है तुम और काया लोगों को सही सलामत पहुंचाओ और मैं उस विक्ट्री को देखता हूं। और फिर वो जल्द ही जाता है और तब तक लिटिल क्रिश और काया दोनों ही अपने सुपर पावर से लोगों को बचाते हैं और पुलिस ऑफिसर्स भी एलियन से लड़ते हुए सभी को स्टेडियम की तरफ ले जा रहे हैं। और इसी के चलते ऐसा लग रहा है मानो एक ऐसी जंग छिड़ी हो जिसमें ह्यूमंस और सुपर हीरोज मिलकर एलियंस से लड़ रहे हैं। वहीं बात करें क्रिश की, तो क्रिश विक्टर के पास जाता है जो अपने हमले की तैयारी कर रहा है और क्रिश को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। तो क्या क्रिश रोक पाएंगे विक्टर को? तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। क्रिश पोर की कहानी बार बार बदली जा रही है और कास्ट भी अब तक फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में डुक्कू भी अपनी इज्जत पर अड़कर बैठ गए हैं। अब डुक्कू की जिद को चाह कर भी पूरा करने में उनके पापा को 100 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ऋतिक चाहते हैं कि फिल्म में उनके अपोजिट उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद को लिया जाए। राकेश बेटे की जिद मान के ये कर भी ले, लेकिन सबा को लेकर इस वक्त रिस्क लेना फिल्म को डुबा भी सकता है। जी हाँ, जो राकेश इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं दोस्तों, लेकिन डुक्कू अपनी गर्लफ्रेंड की करियर को एक अच्छा पुश देना चाहते हैं और क्रिश फ्रेंचाइजी से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब सबा को लेकर खबरें ये भी आ रही है कि वो बाप और बेटे के बीच में लड़ाई लगवा रही है, उसकी वजह बन रही है, जिसकी वजह से उनके हिटर्स की गिनती दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में उनका फिल्म में होना काफी डेंजरस हो सकता है। अब डुग्गू की जिद मानी जाएगी या फिर नहीं, ये तो फिल्म के पोस्टर या फिर टीजर से ही हमें मालूम चल सकता है, क्योंकि फिल्म में कोई भी नई हीरोइन फाइनल नहीं हो पा रही है और पीसी की डेट्स को लेकर अभी तक उनकी टीम से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसलिए राकेश अपनी चॉइस पर दाव खेलना चाहते हैं। जी हाँ, काया के रोल में कंगना रनौत को लोगों ने काफी पसंद किया था, क्योंकि इंडस्ट्री में उनकी इमेज कुछ विलन जैसे ही है और फैंस उनको इसी तरह देखकर खुश होते हैं। और यही वजह है कि राकेश रोशन अब फिल्म में काया की वापसी चाहते हैं, लेकिन ऋतिक और कंगना के झगड़े के बाद ये परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। अब उनको फिल्म में कैसे लिया जाए, क्योंकि फिल्म में काया का होना डुग्गू को नाराज कर देगा और पापा अपने बेटे और फिल्म के मेन हीरो के खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जा सकते। अब देखना होगा कि कहानी की मांग के आगे क्या ऋतिक झुक जाएंगे या राकेश रोशन अपने बेटे की बात मानकर काया को वापस लाने की अपनी जिद को छोड़ देंगे। दोस्तों, क्रिश पोर को लेकर सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है जादू की वापसी को लेकर। पहले पार्ट से लेकर अब तक फिल्म में सबके फेवरेट एलियन की वापस आने के लिए कोई जगह नहीं मिली, लेकिन अब जादू फाइनली वापस आ रहा है, लेकिन कहानी के मुताबिक जादू क्लाइमेक्स के वक्त पर मर जाएगा। इस वजह से आने वाले किसी भी पार्ट में हम उसको नहीं देख पाएंगे, जो मेकर्स नहीं चाहते, क्योंकि जादू की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और उसका कभी वापस ना आना फैंस को डिसअपॉइंट कर देगा। इसीलिए लास्ट मिनट पर चेंज किया गया है। जी हाँ, इस पर हमने एंड में जादू की एक झलक तो देखनी ही है, लेकिन पूरी फिल्म में जादू का होना अभी कैंसिल हो गया है। अब इसका फिल्म पर कितना असर पड़ेगा ये देखने वाली चीज होगी। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। या फिर कुछ लोग छुट्टियों से वापस लौट रहे होते हैं, मगर इन सब में सभी को अपना एंड स्टेशन पता होता है। लेकिन इसी बीच अगर एंड स्टेशन या यूं कहें डेस्टिनेशन बदलकर हॉस्पिटल हो जाए तो 7 दिसंबर 2022 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है स्पेन की। स्पेन यूरोप का ही एक जाना माना देश है। सुंदर होने के साथ साथ स्पेन का कल्चर भी मन को भाने वाला है। हर साल लाखों लोग स्पेन में बुल फाइट्स देखने आते हैं और बता दें कि स्पेन अपने आर्ट, अपनी आर्किटेक्चर को लेकर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। ऐसे में 7 दिसंबर को एक अजीब हादसा हुआ मैड्रिड में। मैड्रिड स्पेन का ही कैपिटल है और इसीलिए बहुत से लोग मैड्रिड आया जाया करते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
बार्सिलोना, जो कि एक और जगह है स्पेन में, उसी के पास ये हादसा हुआ। सुबह सुबह करीबन 7:50 पर दो ट्रेन आपस में टकरा गई। हुआ यूं दोस्तों कि मोनकादा आयरिश मनरेसा स्टेशन के पास ये ट्रेन खड़ी थी। इस ट्रेन का निकलने का समय अभी नहीं हुआ था और इसीलिए इस ट्रेन में फिलहाल कोई भी पैसेंजर या ड्राइवर नहीं था। ये ट्रेन हमेशा यहाँ नहीं खड़ी रहती थी, मगर कभी कभी स्टेशन चेंज होने की वजह से इस ट्रेन को यहाँ रखा जाता था। बस आपको बता दें कि हमेशा ऐसे ही जब ट्रेन कहीं पार्क्ड होती हैं तो उस रेल लाइन को ब्लॉक दिखाया जाता है और दूसरी आने वाली ट्रेन को रूट चेंज करने का संदेश दिया जाता है। मगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार्सिलोना जाने वाली इस लाइन पर एक और ट्रेन आ रही थी। वैसे तो ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, मगर फिर भी कोई चलती हुई चीज अगर किसी चीज से जा भिड़ेगी तो नुकसान तो होगा ही, और ये नुकसान तो जानलेवा भी हो सकता था। इस चलती हुई ट्रेन में काफी लोग सफर कर रहे थे। ये एक नॉर्मल ट्रेन थी, तो इसलिए कुछ लोग बैठकर कर रहे थे ट्रैवल, तो कुछ लोग खड़े होकर जा रहे थे। ड्राइवर को इस रूट की क्लियरेंस मिली थी, इसीलिए ये ट्रेन सुबह सुबह इस ट्रैक पर दौड़ रही थी। इसके साथ ही दूसरी ट्रेन का कोई आइडिया दूसरी तरफ से नहीं पहुंचाया गया था। फिर बस होना क्या था, जब ड्राइवर इस ट्रेन को इस ट्रैक पर चला रहा था तो उसकी स्पीड थी तो स्लो, मगर इतनी नहीं कि दूसरी ट्रेन देखकर वो ट्रेन को रोक सके। जब ये पैसेंजर्स से भरी ट्रेन एंटर कर रही थी तब ट्रैक भी थोड़ा टर्न हो रहा था, इसीलिए भी ड्राइवर को मौका नहीं मिला दूर से ही दूसरी ट्रेन को देखने का। उस ट्रेन के आसपास भी ट्रैक्स थे और इसीलिए ड्राइवर को टर्न लेते समय लगा कि ये रुकी हुई ट्रेन दूसरी ट्रैक पर खड़ी हुई है। मगर जब ड्राइवर को पता चला कि वो तेजी से इसी ट्रेन में घुसने वाला है तो तुरंत ही ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अब इस समय तक स्टेशन मास्टर को भी इंडिकेशन नहीं दिया गया था कि दूसरे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। वहां से जब ट्रेन निकली तब ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिया गया था, मगर स्टेशन पर कोई भी सिग्नल देने वाला नहीं था। इससे एक बात तो साफ हुई थी कि दोनों स्टेशन के बीच का कम्युनिकेशन खराब होने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ था। मगर ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इसके बाद जब ड्राइवर ने ब्रेक मारकर गाड़ी रोकनी चाही तभी भी कुछ नहीं फायदा हुआ। ट्रेन बहुत जोर से दूसरी ट्रेन में जा भिड़ी। अंदर बैठे और खड़े पैसेंजर्स को पता नहीं था और इसलिए वो खुद को बचा नहीं पाए। लगभग 155 लोगों को चोटें आई हैं और उनके अलग अलग जगह से खून भी निकला था। किसी के हाथ में लगी तो किसी की पीठ में लगी, किसी के पाँव में लगी तो किसी की छाती में। इसमें सबसे ज्यादा उन लोगों को लगी जो कि खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे। उनके पास खुद को संभालने का कोई भी जरिया नहीं था और इसीलिए ही टक्कर होने पर ये आगे जाकर गिरे। गिरने के बाद इन सभी लोगों के सर में चोट आई है, जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। पहले खबर आ रही थी कि सिर्फ 14 लोगों को ही इमरजेंसी में ले जाया गया है, जिसके बाद काउंट बढ़कर 35 भी हो गया था। किसी की भी जान नहीं गई इस हादसे में, क्योंकि ड्राइवर ने सही समय पर जोर से ब्रेक्स लगा दिए थे, वरना कुछ लोगों का ये आखिरी दिन भी हो सकता था। बता दें कि लेकिन दोस्तों, ड्राइवर को इस एक्सीडेंट में खूब चोट आई है और गाड़ी भिड़ते ही सबसे पहले उसे निकाला गया। आगे होने की वजह से सबसे बड़ा झटका उसे ही आया है और तुरंत ही उसे स्पेशल केयर देकर इमरजेंसी वार्ड में भेजा गया। ट्रेन खुद तहस नहस हो गई, मगर आग नहीं लगी। खड़ी हुई ट्रेन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों ही ट्रेन का आगे का इंजन पूरा खत्म हो गया है और एक्सीडेंट होने की वजह से आगे के कांच भी टूट गए हैं। इस एक्सीडेंट को ज्यादा लोगों ने तो नहीं देखा, मगर 2 मिनट के अंदर बहुत से ऑफिसर्स और रेस्क्यू टीम बुला ली गई थी। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया ताकि अगर किसी भी कारणवश आग लगे या किसी को भी एक्स्ट्रा मदद चाहिए हो तो उन्हें वो मदद मिल सकती है। इसके बाद जोआन कार्लोस गोमेज, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने ही रिपोर्टर्स को सीन के बारे में बताया। उनका मानना था कि ये एक चलती ट्रेन थी और इसे रोकना किसी सुपर हीरो के बस की भी बात नहीं है। इसीलिए जब ये हादसा हुआ तो उसका ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसने फिर भी ट्रेन को धीरे कर दिया, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। बाकी उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा होता तो नहीं है कि स्टेशन मास्टर या किसी ऑपरेटर को टाइम नहीं पता हो, इसलिए इस पर खास इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी कि कैसे ये घटना घटी। इतनी जोर से चलती हुई ट्रेन का हादसा रोकना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ही ऐसा दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी वो लेने आ रही है। इसके अलावा बता दें कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सैंचेज ने दोनों तरफ से आने वाली ट्रेन जो इस रूट पर ऑपरेट करती हैं उन्हें बंद भी कर दिया है ताकि इसके पीछे की जांच हो सके। उसके अलावा ऐसी गलती ना हो, इसलिए ऑपरेशंस को रोककर उनका शेड्यूल और टाइट करने की बातें चल रही हैं। उस दिन के सभी पैसेंजर्स की लगातार अपडेट्स भी ली गई थी और एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया था जिसमें सभी से माफी मांगी गई है। उस ट्रेन में सिर्फ लोकल्स ही नहीं बल्कि कुछ टूरिस्ट भी थे और इसीलिए भी घाव और गहरा है। स्पेन की इकोनॉमी टूरिज्म पर भी बहुत डिपेंड करती है और ऐसा कोई भी हादसा डायरेक्ट अफेक्ट इकोनॉमी को कर सकता है।
इसलिए सभी को बहुत टेंशन के दौर से गुजरना पड़ा था। ऐसे हादसे रोज नहीं होते, ऐसा सेंचेज ने कहा, मगर ऐसा एक हादसा लोगों के दिलों में बैठ चुका है। स्पेन के सभी न्यूज चैनल्स और सभी न्यूज़पेपर्स में ये खबर काफी टाइम से चल रही है, जिससे डिपार्टमेंट की बदनामी भी खूब हुई है। अगर कोई सडन एक्सीडेंट को बचा पाता तो बात होती। और साथ ही दोस्तों बता दें कि तो ट्रेन धीरे थी, वरना दौड़ती ट्रेन में तो आग भी लग सकती थी और जान भी जा सकती थी। इसीलिए ही वहाँ के लोकल सब टेंशन में आ गए हैं। जांच चल रही है, मगर अब सब पता लगाने के बाद ही स्टेटमेंट आएगा कि आखिर ये ब्लंडर हुआ कैसे। तो हो सकता है कि हमारा क्रिश ऐसे ही किसी एक्सीडेंट को रोक सके। आखिर क्रिश में तो इतनी पावर्स हैं कि वो अपने हाथों से ऐसी चलती ट्रेन को रोक दे। और फिर दोस्तों खुद जोआन कार्लेस गोमेज, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज ऑफिशियल थे, उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये किसी सुपर हीरो के हाथ में ही है कि ऐसे ही किसी 2 ट्रेन को भिड़ने से बचा सके। तो बस हमें इंतजार रहेगा ऐसे ही किसी सुपर हीरो का क्रिश 4 में। तब तक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। उस पर हमला कर देता है। दोस्तों क्रिश अपनी सुपर पावर्स की मदद से उसका सामना करता है, लेकिन उस मानवर का शरीर पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ था, इसलिए उस पर क्रिश के किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और जैसे ही क्रिश पीछे मुड़कर देखता है तो एक तरफ से आग और जल मानवर आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से वायु मानवर आ रहा था। और इसका मतलब ये है कि अब क्रिश को चारों मानवरों ने घेर लिया था। जी हाँ, और तभी शुरू होती है उनके बीच की जंग। चारों मानवर अपने अपने मेन एलिमेंट का इस्तेमाल करके क्रिश को हरा रहे थे, तो वहीं क्रिश अपने नए और अपग्रेडेड सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसने 5 सालों में अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब उसके पास हाई जंप्स और बाकी की सुपर पावर्स के साथ साथ अपने दिमाग की मदद से किसी भी चीज को हवा में उठाने और आयरन मैन की तरह हवा में उड़ने के भी सुपर पावर्स थे। लेकिन दोस्तों फिर भी वो चारों मानवर काल के अंश थे और उसमें भी डॉक्टर साइको ने उन पर कई एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। इसलिए क्रिश अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था दोस्तों। और जो मानवर मेटल का बना हुआ था, जो अर्थ यानी कि पृथ्वी मानवर है, वो क्रिश पर काफी बुरी तरीके से वार कर रहा था और फिर वो आग मानवर को छूता है और खुद भी पूरा आग का बन जाता है और क्रिश को अपनी जकड़ में ले लेता है। और क्योंकि क्रिश का शूट काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बना हुआ था और वो आग को आसानी से एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन तब भी क्रिश थोड़ा सा वीक होता जा रहा था। आग उसे काफी अफेक्ट कर रही थी और इससे पहले कि वो चारों मानवर क्रिश को डॉक्टर साइको की लैब में लेकर जाते, फायर मानवर और अर्थ मानवर को एक जोर का झटका लगता है और उनकी क्रिश पर से पकड़ छूट जाती है और वो दूर जाकर कहीं गिर जाते हैं। जब क्रिश ऊपर देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मदद करने के लिए कौन आया है। और इससे पहले कि वो अपने बेटे यानी कि जूनियर रोहित, जो इस वक्त लिटिल क्रिश के अवतार में आया है और जिसने फायर और अर्थ मानवर को अपने इलेक्ट्रिक पावर्स की मदद से जोर का झटका लगाया है, उससे बात कर पाता, वायु मानवर क्रिश पर हमला कर देता है। जी हाँ, और उसके आसपास हवा का बवंडर बनाता है और उस बवंडर में उसे उठाकर वो वहां से उड़ जाता है और जूनियर रोहित अपने पापा के पीछे जा पाता उससे पहले बाकी के तीनों मानवर उस पर हमला कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब लिटिल क्रिश कैसे करेगा उन मानवरों का सामना और मानवरों ने क्यों बचाया आखिर सारा को और वो कहाँ ले गए क्रिश को, ये हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड्रयू की कोई भी डिटेल दिसंबर 2002 से पहले नहीं मिली है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए एंड्रयू ने पुलिस से कहा कि वो बता सकता है कि आखिर एड्स की बीमारी का क्योर क्या है। वो ये भी बता सकता है कि आतंकवादी ओसामा बिन लादेन कहाँ है और अमेरिका किस दिन इराक पे हमला करने वाला है। अब ये सारी बातें 2003 के मार्च 19 तक नहीं हुई थी, लेकिन 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, जिसकी डेट एंड्रयू पहले ही बताने को तैयार था। एंड्रयू का कहना था कि वो अपने टाइम क्राफ्ट तक पहुंचना चाहता है ताकि वो अपने घर जा सके। एंड्रयू के मुताबिक वो टाइम क्राफ्ट के सहारे ही पास्ट में आया है। जब अथॉरिटीज ने उससे टाइम क्राफ्ट की जानकारी मांगी तो एंड्रयू ने क्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। एंड्रयू का कहना था कि उसे डर है कि कहीं उसका टाइम क्राफ्ट किसी गलत आदमी के हाथ न लग गया हो।
एंड्रयू को 2 महीने तक जेल में रखा गया था, जिसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने $1 मिलियन देकर एंड्रयू की बेल करवा दी थी। शायद एंड्रयू के पैसों से उस अनजान आदमी को भी कुछ फायदा हुआ होगा। एंड्रयू को अप्रैल 2003 में कोर्ट में पेश होना था, जहां एंड्रयू नहीं पहुंचा। एंड्रयू के बारे में यूएस पैरानॉर्मल डिफेंस एजेंसी कुछ भी पता लगाने में नाकामयाब हुई थी। अब अथॉरिटीज ऐसा मानने लगी है कि हो सकता है कि एंड्रयू अपनी जगह वापस चला गया हो। आगे हम जानेंगे कि आखिर एंड्रयू कहां और कैसे गायब हुआ। क्या एंड्रयू जो कह रहा था वो सच था? दोस्तों, जानेंगे इन सभी जानकारियों को हमारी अगली वीडियोस में, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन पिंकविला के साथ एक गेम में शामिल हुए। इस गेम में ऋतिक से कहा गया कि उन्हें अपनी फिल्म क्रिश 4 के बारे में एक सच बात बतानी है और एक झूठ, जिसके बाद दर्शक गेस करेंगे कौन सी वाली बात सही है। इस पर ऋतिक रोशन का जवाब था, क्रिश लूजेस, जादू डाइज, यानी कि या तो फिल्म में क्रिश की हार होने वाली है या फिर जादू की मौत होने वाली है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर जादू की मौत होती है तो इससे क्रिश की शक्तियां भी चली जाएंगी, जिसके बाद फिल्म का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। और फिल्म के तो अभी और भी कई सारे सीक्वल्स बनने हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ऋतिक रोशन की दूसरी बात सच है, यानी कि मूवी में होने वाली है हमारे सुपर हीरो की हार। दोस्तों, क्रिश 4 में सुपर हीरो की हार को लेकर काफी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन जब फिल्म मेकर राकेश रोशन का एक इंटरव्यू हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब उसमें देखा गया कि किस तरह से राकेश रोशन बता रहे हैं कि क्रिश 4 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक छोटा सा कनेक्शन है जो कि दर्शकों को चौंका देगा। अब दोस्तों, इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में तो सभी एवेंजर्स की हार हो जाती है और उनमें से कई लोग तो मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे साफ ये मालूम चलता है कि किस तरह से क्रिश 4 में ऋतिक रोशन यानी कि हमारे सुपर हीरो की हार होने वाली है। क्रिश को भी मिट्टी में मिलता हुआ दिखाया जा सकता है, जिसके बाद वो मैदान में डबल शक्तियों के साथ लौटेगा। जी हाँ, अब क्योंकि क्रिश 4 को एवेंजर्स से इतना इंस्पायर किया गया है, तो ऐसा भी संभव है कि खुद क्रिश का किरदार या फिर फिल्म का एनवायरनमेंट इन्फिनिटी वॉर जैसा हो। आखिर फिल्म मेकर्स का तो सपना ही क्रिश को एक ग्लोबल हीरो बनाने का है। इन्फिनिटी वॉर को यूं तो कई लोकेशंस पर शूट नहीं किया गया था, लेकिन इस फिल्म के सारे बड़े सीन्स जॉर्जिया के पाइनवुड अटलांटा स्टूडियो में फिल्माए गए। अब ऐसा हो सकता है कि क्रिश के मेकर्स भी जॉर्जिया के ही इस बड़े स्टूडियो में मूवी के लिए फिल्मिंग राइट्स ले। वैसे बता दें, क्रिश फिल्म को हमेशा आउटडोर लोकेशन से ज्यादा स्टूडियो में ही फिल्माया जाता है। पिछली बार फिल्म की ज्यादातर सीन मुंबई के मशहूर महबूब स्टूडियो में शूट हुए। इसके अलावा फिल्म को साउथ अफ्रीका के नामीबिया डेजर्ट और सेंटोसा आइलैंड जैसी एक्साइटिंग लोकेशंस पर भी फिल्माया गया है। तो दोस्तों, आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। 2050 में पहुंचता है तो देखता है कि दुनिया में एलियंस के आने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ तकनीक के बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी की समस्याएं हो रही हैं। उस समय में पूरे आकाश में अजीबोगरीब रोशनी और घटनाओं के साथ सब कुछ शुरू हुआ, जिसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक धोखा है, जब तक उन्होंने यूएफओ को नहीं देखा था। क्रिश ने देखा कि दुनिया दहशत की स्थिति में है, लेकिन साथ ही ये भी देखा कि एलियंस के शत्रुतापूर्ण इरादे नहीं थे। वर्ष 2050 में मानव ने एक दूर के ग्रह से एलियन की एक प्रजाति के साथ संपर्क बनाया। जोगर्न्स कहे जाने वाले ये एलियंस तकनीक में बहुत उन्नत है और सदियों से पृथ्वी पर नजर रख रहे हैं। मानव और जोगर्न्स के बीच पहली मुलाकात तनाव भरी रही थी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से सावधान रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि समय के साथ दोनों प्रजातियों ने परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाई। जोगर्न्स ने अपनी उन्नत तकनीक को मानव जाति के साथ शेयर किया, जिसने पृथ्वी पर जीवन में बहुत सुधार किया। बदले में मनुष्यों ने पृथ्वी और उसकी विविध संस्कृतियों
रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान शेयर किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक से अधिक जोगन्स एलियन ने पृथ्वी का दौरा किया और अंततः एक छोटी कॉलोनी को स्थापित किया गया जहां मनुष्य और जोगन्स एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, एक दिन मनुष्यों के एक समूह ने ग्रह की सतह के नीचे गहराई में दबी हुई एक रहस्यमय कलाकृति की खोज की। कलाकृति उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज के विपरीत थी और ये जल्दी ही मनुष्यों और जोगन्स दोनों के ध्यान का केंद्र बन गई। दोस्तों, काफी कोशिशों के बावजूद मानव और जोगन्स को मिले आकृति के रहस्यों को खोलने में असमर्थ थे। ये एक रहस्य बना रहा, लेकिन इसने अंतरिक्ष और अन्य विदेशी प्रजातियों की खोज में नए सिरे से रुचि पैदा की। जैसे जैसे मानवता और जोगन्स ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं, उन्हें कई अन्य विदेशी प्रजातियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति और तकनीक होती है। इन प्रजातियों के बीच साझेदारी ने गैलेक्सी में शांति और सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करने में मदद की। अंत में मनुष्य और जोगन्स एक साथ रहना और काम करना जारी रखते हैं, ब्रह्मांड की खोज करते हैं और इसके रहस्यों को खोलते हैं। वे सबसे अच्छे दोस्त बन रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी साझेदारी जारी रहेगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ संपर्क बनाया और खुद को एक दूर के ग्रह से शांतिपूर्ण एलियंस के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने खुद को जोगन्स कहा और समझाया कि वे कई वर्षों से हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं और मानव सभ्यता से प्रभावित है। जोगन्स का स्वागत संदेह और भय के साथ किया गया था, लेकिन समय के साथ वे अपनी शांतिपूर्ण इरादों को साबित करने में सक्षम हो गए और उनके साथ एक संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, जोगन्स अपने साथ उन्नत तकनीक लेकर आए जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके पास पर्यावरण को साफ करने, बीमारों और घायलों को ठीक करने और यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को उलटने की क्षमता थी। लोग उनकी क्षमताओं से चकित हैं और जल्द ही जोगन्स मानव समाज में एक स्थिरता का कारण बन गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों को अपने विदेशी पड़ोसियों से खतरा महसूस होने लगा। उन्हें चिंता होने लगी कि जोगन्स दुनिया पर कब्जा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। डर इस बात का है कि उनकी तकनीक और ज्ञान बहुत उन्नत था। दुनिया के सुपर हीरोज ने जोगन्स की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। दोस्तों, टास्क फोर्स की कोशिशों के बावजूद जोगन्स ने मानवता के लिए महान कार्य करना जारी रखा। उन्होंने नए शहरों के निर्माण में मदद की, सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई और यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी खोजा। लेकिन जोगन्स पर अभी भी किसी को कोई विश्वास नहीं था। ये तब तक जारी रहा जब तक रोहित और उसके वैज्ञानिकों ने एक समूह ने एक चौंकाने वाली खोज नहीं की थी और इस खोज के बाद सब कुछ बदल गया। उन्होंने पाया कि जोगन्स अपने ग्रह के संसाधनों से बाहर एक नए घर की जरूरत थी ताकि वो अपनी सभ्यता और संसाधन को बढ़ा सके। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी को चुना, क्योंकि उन्होंने इस संपन्न सभ्यता की क्षमता देखी थी और वे वहां पहुंचने में हमारी मदद का नाटक कर रहे थे। दोस्तों, इसे साइंटिस्ट एक तरह से एलियंस का पृथ्वी पर हमला मान रहे थे, लेकिन अभी भी जादू जैसे कुछ ऐसे एलियंस थे जो इंसानों और सुपर हीरोज की मदद करना चाहते थे। इसीलिए सबसे पहले क्रिश ने जादू से संपर्क करने के लिए वापस से अपने टाइम में जाने का फैसला किया। दोस्तों, ऐसे ही एलियंस के हमले को क्रिश 4 की स्टोरी में दिखाया जा सकता है। आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये सिग्नल्स उसने जादू को भेजे थे, वो असल में उस रेड प्लैनेट पर पहुंच गए थे और वहां उन सिग्नल्स के रेडिएशन ने वहां की हीट को और भी बढ़ा दिया था और पूरी गैलेक्सी में हीट वेव्स फैल गए, जिसकी इफेक्ट गैलेक्सी के काफी सारे प्लैनेट्स पर हुई, जिसमें जादू का प्लैनेट भी शामिल था। जी हाँ, और फिर वो देखता है कि जादू यहाँ अपने साथियों के साथ क्रिश की मदद करने के लिए आया था और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो जादू, मुझे नहीं पता था कि मेरे सिग्नल्स की वजह से ऐसा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी गलती को अब मैं खुद ही सुधारूंगा। दोस्तों, तो क्या करेगा अब लिटिल क्रिश, ये जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर अपने ख्याल हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर वास्तव में एलियंस हमें मिल जाते हैं तो उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा? आजकल की बुक्स और फिल्मों में एलियंस को अक्सर सेकंड क्लास सिटीजन या इंसानों से कम के रूप में देखा जाता है।
और फिल्मों से हर बार अगर कोई इंसान एलियन को नहीं बचाता तो अब तक न जाने कितने एलियंस साइंटिफिक लैब्स में बंद होते और उन पर रिसर्च की जाती। बॉलीवुड की क्रिश मूवी सीरीज की पहली फिल्म कोई मिल गया में भी ऋतिक रोशन ने जादू को बचाया था और वापस उसे उसकी स्पेसशिप में भेजा था। 2009 की हॉलीवुड फिल्म डिस्ट्रिक्ट 9 में लाखों एलियंस साउथ अफ्रीका की गंदी बस्तियों में रखे गए हैं, जो कि रियल लाइफ में इंसानों की कट्टरता और क्रूरता को दिखाता है। हालांकि एलियंस के जीवन के एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, फिर भी उनकी तलाश में रिसर्चर लगे रहते हैं। किसी भी मामले में अगर आने वाले फ्यूचर में हमें कुछ भी मिलता है तो उसमें ऐसे साइंस शामिल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है जो फिल्मों और टीवी शो में दिखाए गए एलियंस की तुलना में कभी मंगल ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं। फिर भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंट एलियंस यही कहीं बाहर मौजूद हैं और हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम से भी हमारे कुछ बाहर प्लैनेट्स मौजूद हैं और उनमें से कुछ पर पानी अवेलेबल होने की वजह से वहां पर जीने वालों के मिलने की भी उम्मीद की जा रही है और इसलिए एलियन लाइफ की खोज भी जारी है और पॉसिबिलिटी यही है कि एक बार तो उनके साथ सामना होगा। और अब यहाँ बात आती है कि अगर एलियंस को साथ हमारा सच में एनकाउंटर होगा तो हमारा एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव होगा। और इतना अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज हम इंसानों से तो अलग हो सकती है। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे राइटर्स को तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि इंसान कभी एलियंस के साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट में रहने वाले ह्यूमन या किसी और के राइट्स को समझने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पूरे इतिहास में काफी खराब रहा है। हालांकि इंटरनेशनल लीगल कॉन्वर्सेशन से उनका प्रोटेक्शन दी जा रही है। हम एलियंस के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं इसके लिए एक क्लू हमारे प्लैनेट पर जो ह्यूमन नहीं है ऐसा को कवर करने वाले राइट्स में बताया गया है। हालांकि कई देश अब गोरिल्ला से लेकर कौवे तक के जानवरों की सेंटिमेंट्स के साथ पहचान कर ली है। ये हाल ही में कि एनिमल राइट्स ग्रुप में इन्हें के बेसिस पर जानवरों को राइट देने को लिए कुछ लीगल प्रोसीजर किया है जिसमें जानवरों के कंफर्ट या संकट जैसे सेंटिमेंट्स को एक्सपीरियंस करने की उनकी कैपेबिलिटी को डिफाइन किया है। कुछ लोग तो पहले से ही इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि पूरी तरह से अनफेमिलियर एलियन स्पीशीज के लिए राइट्स हमारे लीगल एयर एथिकल फ्रेमवर्क में कैसे फिट होंगे। लेकिन एलियंस के बीरे मुंह होने वाली इंटरनेशनल डिस्कशन के रास्ते बहुत कम हैं। 1977 में ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशंस में एक सवाल उठाया था जो मानते थे कि एलियंस के यूएफओ को देखा जाना हमारे प्लैनेट पर हमारे एनिमी एलियंस लाइफ को साइन करता है और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाने का सुझाव दिया। लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पॉलिसी नहीं अपनाई गई और अगले साल अपने पद से हटने से पहले ब्रिटिश डिप्लोमैट्स ने इस टॉपिक को वहीं खत्म करने और हमेशा के लिए छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला गया। ऐसे ही हो सकता है कि इस बार क्रिश 4 में हमें एलियंस और इंसानों के बीच के रिलेशंस अच्छे और सच्चे देखने को मिले। पर एस्ट्रोनॉमर्स को नई डिस्कवरीज के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे और रिसर्च का बहुत ही तेजी से फॉलो अप करते थे। 1977 की गर्मियों के एंड में जेहरी अहमद बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा के कंप्यूटर प्रिंटआउट के लेटेस्ट बैच को रिव्यू करने के लिए बैठ गया, जहां वो एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में अपनी मर्जी से काम कर रहा था। बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी कई दिनों तक लगातार डेटा कलेक्ट कर सकती है और तब तक करती है जब तक कि कंप्यूटर का स्टोरेज खत्म ना हो जाए। जी हाँ, जब स्टोरेज फुल हो जाता है उस समय एक टेक्नीशियन उसकी जांच करता था, चीजों को रीसेट करता था और आकाश के एक नए सिरे पर फोकस करते हुए रिसर्च शुरू करता था। दोस्तों, बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी अपने समय के एस्ट्रोनॉमर्स के बीच फेमस था। इस टेलीस्कोप को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने डिजाइन किया था और ये 1960s में यूनिवर्सिटी स्टाफ्स, वॉलंटियर्स और पार्ट टाइम मजदूरों द्वारा बनाया गया था। इसे अब तक का सबसे एक्यूरेट रेडियो मैप स्काई बनाने का काम को पूरा करने के लिए नेशनल साइंस फाउंडेशन फंड्स के पैसों से बनाया गया था। लेकिन बिग ईयर बाकी रेडियो टेलीस्कोप की तरह नहीं दिखता था। लिटिल मजाक करने का वक्त तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, दुनिया खतरे में है। तब लिटिल क्रिश को गुस्सा आता है और वो बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं और हमें उसी की मदद से
उस वक्त में जाना होगा जहां तुम्हारे पापा ने मेरे पापा में वो वेरिएंट इंजेक्ट किया था, या उससे भी पहले जाकर हम उन्हें साइको बनने से भी रोक सकते हैं। ये सुन सारा हंसना रोककर काफी सीरियस हो जाती है और कहती है मेरे पापा साइको नहीं थे, वो काफी अच्छे थे। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर ये तीनों रोहित की पुरानी लैब में जाते हैं जहां लिटिल क्रिश ने टाइम ट्रेवलर बनाई है, और जैसे ही वो एक हिडन डोर को खोलता है उनके सामने एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है, जिसे देखकर सारा काफी शॉक्ड हो जाती है। लिटिल क्रिश कहता है ये है मेरा इन्वेंशन, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तब सारा उससे पूछती है क्या प्रॉब्लम है। तब लिटिल क्रिश उससे कहता है वो एक्चुअली मैंने इस टाइम ट्रेवलर की टेस्टिंग नहीं की है। तब सारा और भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है मतलब तुम ये नहीं जानते कि ये मशीन काम करती है या फिर नहीं। तब लिटिल क्रिश ना में अपना सिर हिलाता है। तब सारा कहती है तुम एकदम बुद्धू हो, कोई बात नहीं, अभी टेस्टिंग करते हैं। और फिर जब वो दोनों जादू की तरफ देखते हैं तो जादू पहले से ही उस मशीन पर बैठ चुका होता है, और फिर वो दोनों भी वहां जाकर बैठ जाते हैं और जूनियर रोहित एक बटन दबाता है और टाइम सेटर में 2 दिन पहले का टाइम सेट करता है जब डॉक्टर साइको ने क्रिश को इंजेक्ट किया था। जी हाँ, फिर वो मशीन चलती तो है लेकिन वो 2 दिन पहले की जगह 2 सदी पहले पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो 2 सदी और आगे पहुंचते हैं, और लास्ट में वो मशीन उन्हें डायनासोर के वक्त में लेकर चली जाती है, जहां आकर सारा बोलती है लिटिल ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए, ये क्या किया तुमने, हमें जल्दी से घर लेकर जाओ वापस। ये सुन लिटिल क्रिश बोलता है मुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाते हैं। तब सारा और भी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तो फिर हम दुनिया को बचा कैसे पाएंगे, हम दुनिया को बचाए उससे पहले ये डायनासोर हमें खा जाएंगे। और फिर वो रोने लगती है। तो क्या तीनों लौट पाएंगे वापस या फिर नहीं, ये जानेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो पर अपने ख्याल कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सुपर हीरो है जो अपने ड्रेस में लाल रंग की चड्डी पहनता है। यही नहीं, सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कंधे पर एक बड़ा सा लाल कपड़ा भी लहराता रहता है। सुपरमैन की शुरुआत कॉमिक्स बुक से हुई और फिर ये टीवी, रेडियो, नॉवेल्स, थिएटर और फिल्मों तक में हर जगह दिखा। ऐसे ही एक सुपरमैन की शुरुआत बॉलीवुड में भी हुई, कोई मिल गया से, जो बाद में क्रिश बना। लेकिन सुपरमैन आए कहां से? तो हम आपको बता दें कि सुपरमैन एक फिक्शनल सुपर हीरो है, तो जाहिर है ये किसी के दिमाग की उपज है। सुपरमैन का जन्म अमेरिका में डीसी कॉमिक्स के एक कॉमिक बुक में हुआ था। उस समय अमेरिका के बच्चों में कॉमिक्स पढ़ने के लिए क्रेज था। जी हाँ दोस्तों, डीसी कॉमिक्स के लिए सुपरमैन की कहानी लिखने का काम जेरी सीगल ने संभाला और इस सुपर हीरो को आर्टिस्ट जो शस्टर ने डिजाइन किया। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि वैसे तो सुपरमैन एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन काल्पनिक पात्र की भी तो एक यात्रा होती है ना। तो काल्पनिक कैरेक्टर सुपरमैन का जन्म एक काल्पनिक ग्रह क्रिप्टोन पर हुआ और उसका नाम काल ईल रखा गया था। जब प्राकृतिक प्रलय आने की वजह से क्रिप्टोन ग्रह नष्ट होने वाला था तो काल ईल के माता पिता ने उसे एक छोटे से अंतरिक्ष यान की मदद से पृथ्वी पर भेज दिया। काल ईल का अंतरिक्ष यान अमेरिका के एक काल्पनिक शहर समॉलविले के पास ग्रामीण इलाके में उतरा। इस बच्चे को वहां के किसान दंपत्ति जोनाथन और मार्था केंट ने गोद ले लिया और उसका क्लार्क केंट नाम रखा। जैसे जैसे समय बीता, क्लार्क के अंदर सुपर हीरोज वाली कई क्षमताएं विकसित होने लगी। उसमें अविश्वसनीय ताकत आ जाती है और उसकी त्वचा अभेद्य बन जाती है। पृथ्वी पर उसको पालने पोसने वाले माता पिता उसे सलाह देते कि वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करे। इस तरह से क्लार्क अपराध से लड़ने का फैसला लेता है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी अपराधियों से अलग रखने के लिए वो अपराधियों से लड़ने के दौरान एक अजीब सी नीली पोशाक पहनता है, जिसमें वो लाल रंग की चड्डी बाहर से पहनता है। अपराधियों से लड़ने के लिए सुपरमैन नाम का इस्तेमाल करता है। हालांकि वो सिर्फ अपराध के खिलाफ लड़ने के दौरान ही सुपरमैन होता है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्लार्क केंट ही रहता है। दोस्तों क्लार्क अमेरिका के एक काल्पनिक शहर मेट्रोपोलिस में रहता है, जहां वो डेली प्लेनेट के लिए एक पत्रकार के तौर पर काम करता है। सुपरमैन डेली प्लेनेट में पत्रकार लोइस लेन से प्यार करता है। फोटोग्राफर जिमी ओल्सन और एडिटर इन चीफ पेरी वाइट उसके करीबी हैं, जबकि दुश्मनों की सुपरमैन को कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसी शानदार स्टोरी लाइन के साथ सुपरमैन 1930 के दशक से 1980 के दशक तक अमेरिका के कॉमिक बुक इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला सुपर हीरो रहा।
अब जब आप फिक्शनल क्लार्क की कहानी सुन रहे हैं तो आपको कुछ कुछ क्रिश की पूरी यात्रा याद आ रही होगी ना। क्रिश बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसरुद्दीन शाह और रेखा जैसे कलाकार हैं। क्रिश बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया का सीक्वल है। ये फिल्म एक नकाबपोश सुपर हीरो पर आधारित है जो यात्रा के दौरान अपने जीवन के बारे में सच्चाई का पता लगाता है, साथ ही कि कैसे रोहन एक मेंटली चैलेंज लड़का था, फिर उसकी लाइफ में एक एलियन आया और उसको शक्ति मिली और रोहन ताकतवर हो गया, जिसके बेटे क्रिश ने शक्तियों के साथ ही जन्म लिया। तो क्रिश की कहानी को सुपरमैन की कहानी की तरह धीरे धीरे आगे लेकर जाया जा रहा है। अब क्रिश 4 बनने जा रही है तो इसमें क्रिश की बचपन की लाइफ पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि कैसे क्रिश को शक्तियां मिली और क्रिश को यह भी पता चलेगा कि वो रोहन का बेटा नहीं है, उसे जादू ने अपनी शक्तियों से बनाया था, क्योंकि रोहन की माँ के पास कोई नहीं था, इसीलिए जादू ने अपनी दोस्ती को निभाते हुए अपने एक अंश से क्रिश को बनाया। और जो क्रिश की माँ के 2 बच्चे हुए थे ना, फिल्म में उसका भी पता चलेगा कि वो बाद में कहाँ गए और उसकी माँ कैसे मरी। क्रिश 4 से सुपरमैन की यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ने वाली है। तो आगे आपको बता दें कि राकेश रोशन ने कहा कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है, इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। दोस्तों, आप इस यात्रा को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और हाँ, जाते जाते हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। क्रिश को पहले से कुछ अलग करते हुए देखना चाहते हैं। क्रिश मूवी में क्या ऐसा हो सकता है कि अपना क्रिश स्पेस ट्रैवल करे? इस पर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम ये जानते हैं कि स्पेस ट्रैवल होता क्या है और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यों है स्पेस ट्रैवल जरूरी। अंतरिक्ष अन्वेषण भविष्य है। ये तलाशने और यात्रा करने की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करता है और आने वाले वर्षों और दशकों में ये हमारी प्रजातियों को घर बुलाने के लिए एक नया स्थान भी प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से अब प्रासंगिक है क्योंकि पृथ्वी तेजी से भीड़ भाड़ वाली हो गई है। चलिए अब जानते हैं कि क्या इंसान स्पेस ट्रैवल कर सकता है और अगर हाँ तो फिर कैसे। ये पूरी तरीके से संभव है कि मानव खोजकर्ता हमारे सौर मंडल की सबसे दूरस्थ पहुंच का दौरा करेंगे। हालांकि सितारे एक और मामला है। इंटरस्टेलर स्पेस इतना विशाल है कि इसे पार करने के लिए प्रकाश, ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज जिसे हम जानते हैं, वर्षों, सदियों और सहस्राब्दियों तक लगता है। प्रकाश से तेज यात्रा एक दिन संभव हो सकती है, लेकिन हमारे जीवन काल में ये संभव नहीं है। क्या स्पेस ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं। संक्षेप में, हाँ, बहुत। कक्षा तक पहुंचने का मतलब लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे या 17,000 मील प्रति घंटा या ध्वनि की गति से 22 गुना तक तेजी लाना है। अगर उस गति से कुछ भी गलत होता है तो ये शायद ही कभी अच्छी खबर होती है। दोस्तों, स्पेस में जाना अगर आपका सपना है तो हम चाहेंगे कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। अब बात करते हैं क्रिश 4 की स्टोरी के बारे में। इस बार कृष्णा उर्फ क्रिश नए खतरों का सामना करेगा। इस बार उसके सामने नए और खूब डेंजरस खलनायक होंगे। जी हाँ, जादू क्रिश के बेटे से मिलने के लिए धरती पर आता है अपने सभी साथियों के साथ, जो एक बहुत बड़ी उड़न तस्तरी में आते हैं। क्रिश के बेटे से मिलने के बाद वो उड़न तस्तरी वापस से स्पेस में चली जाती है। तभी कुछ पागल साइंटिस्ट एक मिसाइल बनाते हैं जो पूरी जादू की फैमिली को स्पेस में ही खत्म कर सकती है। जी हाँ, जब क्रिश को ये मालूम लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मिसाइल लॉन्च हो चुका होता है और स्पेस के लिए निकल चुका होता है। तब क्रिश अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ते हुए स्पेस ट्रैवल करता है और उस मिसाइल को उड़न तस्तरी से टकराने से बचा लेता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी हो सकती है क्रिश 4 की। पेंटागन के टास्क फोर्स का कहना है कि सन 2004 से अभी तक आसमान में 144 यूएफओ देखे गए हैं, लेकिन इनका संबंध दूसरे प्लैनेट से है कि नहीं ये पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी मीडिया ने 2017 में एक बड़ा खुलासा किया था। इसके मुताबिक अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने एलियंस और यूएफओ का पता लगाने के लिए एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। ये प्रोजेक्ट 2007 से 2012 तक चला। इस पर 20 मिलियन खर्च किए गए।
इस प्रोजेक्ट की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी। 5 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इसे नए स्वरूप में अब भी जारी रखा गया है। 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके मन में एलियंस को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। ओबामा ने वीडियो में देखा कि कुछ उड़न तस्तरियां अमेरिका के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। उड़न तस्तरियों की स्पीड अमेरिकी आर्मी से बहुत तेज है। यूएफओ के प्रूफ को लेकर चाहे जितनी भी डाउट्स क्यों ना हो दोस्तों, इनको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। अगर दूसरे ग्रह पर प्राणी हैं और हमसे अधिक विकसित और शक्तिशाली हैं, तो धरती के इंसानों को अपनी सुरक्षा को लेकर नई तैयारी करनी होगी। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार एंशिएंट मिस्र की धरती पर एलियंस आए थे। उन्होंने मिस्र के निवासियों को गीजा और पिरामिड बनाने के लिए औजार और ज्ञान दिया था। मध्यकाल में सबसे पहले 1561 में जर्मनी के नूरेबर्ग शहर के लोगों ने बड़े ग्लोब और अनोखी प्लेट जैसी चीज आसमान में देखी थी। उस समय के चित्रों में इस बात की जानकारी मिलती है। 1897 में अमेरिका के टेक्सास में कुछ लोगों ने आसमान में सिगार के आकार की एक रहस्यमयी चीज देखी थी, जो पवन चक्की की बड़ी बड़ी घूमती हुई पंखियों से टकरा गई थी। टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन को एक संकेत मिला था, जिसमें जिक्र है कि 1897 में एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्तों, इसके मलबे से एलियन जैसे मिलते जुलते प्राणी का शव निकाला गया था, जिसे किसी अनजान जगह पर दफना दिया गया था। फिर जून 1947 में अमेरिका के केनेथ अर्नोल्ड ने विमान उड़ाते समय उड़न तस्तरियों को देखने का दावा किया। अर्नोल्ड जब उत्तरी अमेरिका की कास्केड पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटियों से कुछ रहस्यमयी चीजें उड़ान भर रही हैं। वे बहुत ही तेज गति से उड़ी और अचानक गायब हो गई। मॉडर्न वर्ल्ड में उड़न तस्तरी देखने की ये पहली घटना मानी जाती है। दोस्तों, जब केनेथ अर्नोल्ड ने आसमान में उड़ती हुई कुछ मिस्टीरियस चीजें देखी ना, तो पूरे विश्व में तहलका मच गया। उन्हें रेडियो पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अर्नोल्ड ने उन रहस्यमयी चीजों के बारे में बताया। उन्हें देख के ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी की सतह पर कोई तस्तरी इतनी तेजी से फेंक दी कि वो जोर से उछलती हुई दूर तक हवा में उड़ती जा रही हो। दोस्तों, अर्नोल्ड के इस आंखों देखा हाल के बाद मीडिया में यूएफओ को फ्लाइंग सॉसर या उड़न तस्तरी कहा जाने लगा। यानी जून 1947 से उड़न तस्तरी शब्द प्रचलन में आया था। तो दोस्तों, क्या सच में एलियंस होते हैं? ऐसे ही एलियंस की दुनिया से जुड़ी बातें और उनके रहस्य से मिलती जुलती कहानी क्रिश 4 में हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऋतिक ने क्रिश सीरीज के 15 साल पूरे होने पर क्रिश 4 के आने की अनाउंसमेंट की और सबके मुंह बंद हो गए। बता दें कि राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लग गए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रोहित कहता है कि डॉक्टर मेटालिक के आने से उनकी टीम और भी ताकतवर हो गई है। फिर रोहित पूछता है काया कहाँ है, तब उनका ध्यान काया की तरफ जाता है कि उससे तो ये लड़े ही नहीं। अब क्रिश वापस घर जाता है तो देखता है कि उसके कंप्यूटर से किसी ने यूएफओ से बात की है, लेकिन वो जैसे ही पिया को बुलाने लगता है तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और भरी दोपहर में रात जैसा मौसम हो जाता है। आपको क्या लगता है किसने बुलाया होगा यूएफओ को? तो क्रिश और कृष्णा के घर के बराबर में उसके पड़ोसी के 2 बच्चे हैं जो बहुत ही सीधे हैं। हमेशा से ही क्रिश और उसके किस्सों के दीवाने रहे हैं, इसीलिए जब भी कृष्णा घर पर आता है उन बच्चों के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ लेकर आता है, साथ ही उनको रोज एक कहानी भी सुनाता है। एक दिन कृष्णा प्रसाद लेकर उन पड़ोसी के घर गया, जहाँ उन बच्चों की दादी बच्चों को भगवत गीता का अध्याय 3 कर्म योग सुना रही है। कृष्णा भी वही सुनने बैठ जाता है, जिससे वो बताती है कि गीता की शिक्षा का केंद्र बिंदु उसका कर्म योग का सिद्धांत है। कर्म तथा योग 2 शब्दों से मिलकर बना है। कर्म का अर्थ है साधारण कार्य जो किया जाता है,
गीता में कर्म का प्रयोग कर्तव्य के अर्थ में हुआ है। कहीं कहीं ये शब्द प्रार्थना के अर्थ में भी प्रयुक्त मिलता है। कर्मयोग के संदर्भ में हमें कर्म का अर्थ सामाजिक कर्तव्य ही ग्रहण करना चाहिए। योग का अर्थ है अपने को लगाना। इस प्रकार कर्मयोग का अर्थ सामाजिक कर्तव्य करने के प्रति निष्ठा है। तो इच्छा से किया गया प्रत्येक कार्य कोई न कोई फल प्राप्त करने से उद्देश्य से ही होता है। गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करने को तैयार थे। दादी फिर बच्चों को उनकी भाषा में बताती हैं कि जैसे तुम्हारा फेवरेट कृष्ण तुम जैसे प्यारे बच्चों से अपनी तारीफ करवाने के लिए अलग अलग राक्षसों को पकड़कर सजा देता है, तो वैसे ही कृष्णा ने भी गीता में यही कहा है कि काम करना जरूरी है। तब दादी का पोता गोलू बोलता है कि तो दादी क्या कृष्ण ही कृष्णा है? दादी कहती है हाँ, कलयुग का कृष्णा कृषि तो है। तभी गोलू का जुड़वा भाई मोलू कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए कहता है और फिर ये कौन सा कृष्णा है दादी? दादी कहती है ये तुम इसी से पूछ लो। तब कृष्णा बोलता है कि क्या दादी कर्म करने से इतने जरूरी है कि उसमें इंसान ये भूल जाए कि उसे कौन से कर्म करने हैं, अच्छे या बुरे? तब दादी कृष्णा को भगवत गीता देते हुए बोलती है कि बेटा तेरे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। जब भी तुझे लगे कि तू मुश्किल में है और कोई हल नहीं मिले तब ये पढ़ लेना। गोलू और उसका भाई मोलू दोनों बहुत ही भोले थे। वो दोनों जुड़वा थे। उनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और माँ गृहिणी थी। गोलू और मोलू दोनों एक ही क्लास में थे। वो दोनों बहुत ही भोले थे। इस कारण स्कूल के कुछ शरारती बच्चे उन दोनों को बहुत तंग करते थे। एक बार वो बच्चे उन दोनों को उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जंगल में छोड़ कर आ गए। वो दोनों रास्ता भूल गए और उस पहाड़ी जंगल में कहीं खो गए। वो मदद के लिए आवाज लगाते रहे लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो रोते रोते आवाज लगाते रहे लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं था। वो दोनों रोते हुए एक गुफा के पास चले गए। गुफा के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो डर के मारे गुफा से दूर हो गए। तभी उनके सामने एक शेर आ गया और उन पर हमला करने लगा। वो दोनों बचने के लिए उस गुफा में घुस गए। शेर गुफा के अंदर नहीं आया। वो गुफा के बाहर से ही दहाड़ रहा था लेकिन गुफा के अंदर नहीं आ रहा था। वो शेर वहीं बाहर बैठ जाता। अब गोलू और मोलू दोनों बाहर भी नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। दोनों गुफा के अंदर ही अंदर जाते रहे। वो गुफा बहुत ही बड़ी थी। जितना वो अंदर जा रहे थे उतना उनका डर बढ़ रहा था। आगे चलते हुए उनको रोशनी दिखाई देने लगी। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो रोशनी भी तेज होती जा रही थी। उसके बाद उनको वहां पर एक सफेद अजीब दिखने वाला भालू या कहीं आधा जानवर और आधा इंसान जैसा दिखने वाला कोई शख्स दिखा, जिसकी आंखें लाल थी लेकिन उसमें जान थी। पहले तो वो बहुत डर गए थे लेकिन उस सफेद भालू के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो बहुत पीड़ा में है। जब मोलू ने उसके पीठ पर देखा तो उस पर एक तलवार लगी हुई थी। उस तलवार की वजह से वो बहुत दर्द में रहा था। मोलू ने वो तलवार निकालने के लिए अपने कदम बढ़ाए लेकिन उसके आगे बढ़ते कदमों को देखकर वो भालू उस पर घुरनाने लगा। लेकिन मोलू आगे बढ़ता रहा और उस भालू के पीठ के ऊपर से वो तलवार निकाल दी। तलवार निकालते ही वो भालू और भी ज्यादा चमकने लगा और एक एलियन में बदल गया। और उसने गोलू और उसके भाई मोलू को कहा कि मैं बहुत सालों से इस भालू के शरीर में कैद था, आज तुम दोनों की वजह से मैं इस शरीर से आजाद हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक चीज देता हूँ। तब मोलू ने कहा कि मैं और मेरा भाई आपकी मदद किसी गिफ्ट के लिए नहीं करते हैं, तो हमारा अच्छा कर्म था। हमारी दादी ने हमें समझाया है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करो। लेकिन वो एलियन कहता है कि भले ही तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरा भी ये फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दूं। इसीलिए वो मोलू और गोलू को एक एक अंगूठी देता है और बताता है कि अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है और इस अंगूठी की मदद से तुम दोनों किसी की भी मदद कर सकते हो। ये अंगूठी तुमको बहुत मुसीबतों से बचाएगी। तब मोलू कहता है तो तब हम कृष्ण की तरह सुपर हीरोज बन जाए। तब एलियन कृष्ण का नाम सुनकर चौंक जाता है और बोलता है ये कृष्ण कौन है? तब गोलू मोलू को बोलने से रोक देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। असल में शुरू में उस अंगूठी ने गोलू मोलू की छोटी छोटी काफी मदद की, जैसे स्कूल जल्दी पहुंचा देना, होमवर्क करना। पहले तो गोलू मोलू शौक में सब करते थे लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसकी गंदी आदत हो जाती है और वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। ना तो वो दादी के पास गीता के वचन सुनने आते हैं और ना ही वो कृष्णा से कहानियां और गिफ्ट लेने का इंतजार करते हैं। एक बार कृष्णा उनके घर आता है और गोलू मोलू से मिलने की बात उनकी दादी से कहता है। वो दोनों के लिए कृष्ण के मास्क लाया था जो उनका सुपर हीरो था, लेकिन अब उन दोनों ने कृष्णा से मिलने से ही मना कर दिया। गोलू मोलू ने कहा कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम खुद ही सुपर हीरोज हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तब कृष्णा और दादी उन पर हंसे और कृष्णा ने मजाक में कहा नहीं,
हम उससे बड़े सुपर हीरोज हैं। फिर एक दिन कृष्णा अपने घर पर दादी की दी हुई गीता पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा था कि हर युग में ऐसा समय आएगा जब अच्छाई पर बुराई हावी हो जाएगी। तब हमें धैर्य से काम लेना होगा और बुराई को भी अच्छाई से ही खत्म करना होगा। इतनी देर में कृष्ण का सिग्नल आता है और वो उसी गुफा में जाता है जहाँ कुछ दिन पहले गोलू और मोलू गए थे। वहाँ पहले से काफी पुलिस भी होती है जो किसी एलियन की तलाश कर रहे हैं। तो कृष्ण को लगता है कि शायद ये वही शिप है जिसको उसके कंप्यूटर से बुलाया गया था, लेकिन उसमें पापा का जादू नहीं आया। तो कौन आया है और अब वो कहाँ है? तब एक टीम उस एलियन के पैरों के निशान समझ जाती है और कृष्ण को बताती है कि ये जो कुछ साल पहले शिप आई थी उससे काफी अलग है और ये एलियन जैसा दिखता जरूर होगा, पर शायद ये एलियन नहीं है। ये किसी दूसरे युग से कोई टाइम ट्रैवल करके आया है, जिसको बस ये पता था कि छुपने के लिए गुफाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। शायद कोई कृष्णा के द्वापर युग से आया हो जो एलियन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब कृष्णा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तब वहां मौजूद रोहित कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ टाइम ट्रैवल से। टाइम ट्रैवल से हम किसी भी युग में जाकर वहां की व्यवस्था और नियमों को देख सकते हैं। तब कृष्ण कहता है कि तो क्या मैं कृष्णा के युग में जा सकता हूँ? रोहित कहता है तुम जा तो सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ ही कृष्णा बनना होगा और इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही असीम शक्ति कर सकती है और वो है भगवत गीता। तो आपको क्या लगता है कौन आया होगा कृष्णा के युग में? क्या कृष्ण 4 माइथोलॉजी पर बेस्ड होने जा रही है? आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और आगे की कहानी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। लेकिन मेरी पूरी टीम इस काम पर लगी हुई है। यूएफओ कॉलिंग के बाद जादू कृष्णा और रोहित के घर आ जाता है, लेकिन एक दिन ना जादू कहीं गायब हो जाता है और कृष्णा रोहित से कहता है कि जादू कहीं गुम हो गया है। तभी रोहित कहता है नहीं तो, जादू की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये तो रहा। तब कृष्णा कहता है वो अच्छा, ये यहाँ आ गया। तब रोहित कहता है जब से मैं इसे घर लाया हूँ ना, ये यही तो है। तो रोहित कृष्णा का मजाक बनाते हुए उससे कहता है प्रिया के पास से ना अपना दिल और दिमाग ले आ बेटा, तू होश में नहीं है। तब कृष्णा हंसता है और बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद कृष्णा को एक कॉल आता है। वो उस कॉल को उठाता है। उधर से एक आवाज आती है, सर यहाँ ना आग लग गई है। कृष्णा मोबाइल में लोकेशन देखता है और तुरंत वहाँ कृष के रूप में पहुंचता है। तभी वहाँ उसे जादू के पैरों के निशान दिखते हैं और जैसे ही वो उनका पीछा करने लगता है, कृष को कोई आवाज देता है कि कृष, यहाँ अजीब सी व्हाइट चीज मिली है। कृष उसे हाथ लगाकर देखता है तो कुछ बर्फ जैसी है। फॉरेंसिक टीम वो बर्फ और जादू के पैरों के निशान को एविडेंस के रूप में ना इकट्ठा कर लेती है। जैसे ही कृष और बाकी एविडेंस टीम वापस जाने लगती है, उन्हें जंगल में ना अजीब से पेड़ और पौधे दिखते हैं जो वहां इससे पहले नहीं थे और वो काफी चमक रहे हैं। कृष जैसे ही उसको छूता है ना, तो उसको अजीब सा करंट अपनी बॉडी में महसूस होता है। तभी फॉरेंसिक टीम में से कोई उसे छूता है तो उसको भी सेम फील होता है। 2 दिन बाद फॉरेंसिक टीम के उस मेंबर को काफी तेज बुखार आया है और साथ ही उसके शरीर की ना प्लेटलेट्स भी कम हो रही हैं। ये सब जानने के बाद रोहित उसके सलाइवा का सैंपल फॉरेंसिक में ले जाता है और जब उसे चेक किया जाता है तो ये सब देखना रोहित चौंक जाता है और कृष को बताता है कि उस जीव और इस लड़के के सैंपल में ना एक ही कीटाणु पाया गया है। कृष अपने पापा से पूछता है क्या कीटाणु, कैसे मतलब? तब रोहित उसे समझाता है कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये एक ऐसा कीटाणु है जो आपस में छूने से फैलता है। इतने में बाहर हॉल में ना चल रहे टीवी पर उन्हें सुनाई देता है कि देश में कुछ ऐसे केसेस आए हैं। तभी कृष्णा के घर प्रिया आती है और बोलती है कि दादी को ना कुछ हो गया है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर कृष्णा जल्दी से अपने दस्ताने पहनता है और उसके घर जाता है। दादी की हालत देखकर टोलू मोलू ना काफी रो रहे होते हैं। तभी वो प्रिया को इशारा करता है और वो टोलू मोलू को ना बाहर ले जाती है। कृष्णा दादी का सैंपल ले लेता है और उसे लैब में भेज देता है। साथ ही बाहर टोलू मोलू भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास खड़े होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। कृष्णा प्रिया और टोलू मोलू से कहता है कि कोई भी दादी के कमरे में नहीं जाएगा। प्रिया, बस तुम जाओगी लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। तब प्रिया कहती है कैसे प्रिकॉशंस? तब कृष्णा कहता है डिटॉल से हाथ धोने हैं, उबला हुआ पानी पीना है, सब्जियां और फ्रूट्स खाने हैं और जब भी दादी के कमरे में जाओगी अच्छे से हाथ साफ करने हैं। दादी को बस उबला पानी या फिर काढ़ा देना है। प्रिया कहती है पर ये सब क्यों? तब कृष्णा कहता है अभी मुझे भी नहीं पता, पर जैसे सिम्टम्स हैं हो सकता है वो ही हो।
वो प्रिया को ध्यान रखना कहकर चला जाता है। फिर वो रोहित को दादी का सैंपल दे देता है। रोहित सैंपल को चेक करता है और बोलता है सेम है। ऐसे ही बहुत से केसेस देश में तेजी से बाहर आने लगे, जिसमें क्रिश और देश की बाकी एजेंसीज ने मिलकर लोगों को निर्देश दिए। क्रिश की पॉपुलैरिटी को देखते हुए बच्चों और बड़ों को क्रिश के जैसे मास्क को बांटा गया। देखते ही देखते टोलू मोलू की दादी ठीक भी हो गई, लेकिन वायरस ना ठीक नहीं हुआ। सरकार ने वायरस को कोविड-19 का नाम दिया। बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन भी लगा दिया। दूसरी तरफ रोहित से जंगल में मिले चमकीले पेड़ के सैंपल का लिक्विड गलती से जीव के सैंपल पर गिर गया, जिससे जो हुआ ना वो देखकर रोहित बहुत शॉक्ड था। तो क्या हुआ होगा रिएक्शन? क्या देश बच पाएगा इस वायरस के प्रकोप से? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अमा ने इसके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़न तश्तरी 12 मीटर चौड़ी थी और ग्रे रंग की थी। वो 500 मीटर तक नीचे आई और फिर अचानक से गायब हो गई। अगर आम आदमी इस बात का दावा करे कि उसने यूएफओ देखा है तो शायद लोग ना विश्वास करें, लेकिन गिद्ध जैसी नजर रखने वाले भारतीय सुरक्षा बलों के जवान जब ये दावा करे तो उसे खारिज तो नहीं किया जा सकता। अगस्त 2013 में बॉर्डर पेट्रोलिंग फोर्स ने दावा किया था कि उन्होंने 100 से ज्यादा यूएफओ को लद्दाख के लगनखेर इलाके में जाते हुए देखा था। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में इंसान को भगवान के अद्भुत और अलौकिक दर्शन तो हो जाते हैं, मगर साल 2013 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे यूएफओ के दर्शन हुए। शख्स ने कहा कि तूफान के बीच उसे सिलेंडर के आकार की कोई चीज उड़ती हुई नजर आई थी। ऐसी ही और घटनाओं और एलियंस के सच को दोस्तों क्रिश 4 के मेकर्स अपनी कहानी के साथ ला रहे हैं। साथ ही कुछ समय में राकेश रोशन फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई नई लड़कियों से मिले हैं। वह किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक पुराने चेहरे को फिल्म में लेना चाहते हैं। फिल्म में नए चेहरे को लाने का सबसे बड़ा मकसद है फिल्म में एक नयापन लाना। नए चेहरे के हाव भाव कोई नहीं जानता, इससे जाहिर है मूवी और उस इंसान दोनों को ही खास ही फायदा होगा। आप हमें बताइए कि आप क्रिश 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। आज की कहानी एरिया 51 से जुड़ी है, जिसके बारे में ना कई सारी कहानियां पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में कुछ भी पूछा जाता है ना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो क्या है एरिया 51 का रहस्य? चलिए जानते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में ना काफी सारे लोगों ने आसमान में यूएफओ यानी उड़न तश्तरी देखे जाने की बात कही थी, और जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि वो प्लेन थे जो हमने एरिया 51 में टेस्ट किए थे। और क्योंकि लोगों ने पहले कभी ऐसे प्लेन नहीं देखे थे, इसीलिए ना उनको लगा कि उन्होंने यूएफओ को देखा है। उस वक्त सिर्फ साल 1947 में रोसवेल यूएफओ क्राइस्ट के वक्त ही ना लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों ने ये बताया कि उन्होंने ना आसमान में यूएफओ देखा है। और उस वक्त ना एरिया 51 का नामो निशान तक नहीं था अमेरिका सरकार के हिसाब से। जब इस बारे में उनसे सवाल किए गए ना, तो उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। 2007 में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने यूएफओ के बारे में टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन किया, और बाद में उन्होंने 3 वीडियोस रिलीज किए, जिनमें से एक वीडियो बहुत ही रहस्यमय है, जो कि यूएस एयरफोर्स द्वारा 2004 में लिया गया था। दरअसल 14 नवंबर 2004 को कमांडर डेविड और लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स स्लेट, जो कि पैसिफिक महासागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट निमित्त पर तैनात थे, उन्हें ये कहा गया कि जाकर चेक करो कि पिछले 2 हफ्तों से हमारे रडार पर जो रहस्यमय एयरक्राफ्ट बार बार दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है। जब दोनों अपने फाइटर जेट से उसे ढूंढने वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक एयरक्राफ्ट 60,000 फीट की ऊंचाई से 50 फीट की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर बहुत ही तेज स्पीड में आया है, और फिर अचानक वहीं रुक गया। और वो ना हवा में तैर रहा था, कभी आगे जाता तो कभी पीछे, कभी लेफ्ट तो कभी राइट।
एयरक्राफ्ट का ना शेप बिल्कुल अंडाकार का था और जब कमांडो ने उसे पास जाकर देखने की कोशिश की तो वो बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो गया। बाद में उस कमांडर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ना किसी भी चीज को इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा और मुझे यकीन है कि ये हमारी दुनिया का नहीं है। इन सब चीजों को देखने और सुनने के बाद कभी कभी ना दिमाग में तो ये सोच आती है कि क्या वाकई में हम इंसान इस दुनिया में अकेले हैं या फिर कोई दूसरी दुनिया की चीज हम पर हर वक्त नजर रखती है। और इन्हीं सब बातों को सुनने के बाद ना लोगों को एरिया 51 में एलियंस के होने का यकीन और भी बढ़ जाता है। एक और घटना है जो एरिया 51 को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है, वो है एक फोन कॉल। दरअसल 11 सितंबर 1997 को ना एक रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM में एक कॉल आया। उस शो को आर्ट बेल नाम का ना एक शख्स होस्ट करता था। जिसने वो कॉल किया था उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है और अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ना उसके पीछे पड़ी है। उसने बताया कि एरिया 51 में काफी एलियंस हैं और सरकार इनके बारे में सब कुछ जानती है। पर अचानक से कॉल के बीच में ही ना रेडियो का सिग्नल गायब हो जाता है, जो उस दिन से पहले कभी नहीं हुआ था। कई लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार ने ना वो सिग्नल गायब करवाया था ताकि लोग एरिया 51 का सच ना जान सके। उसके एक साल पहले साल 1996 में एरिया 51 को जोड़ने वाले एक 160 किलोमीटर के स्टेट हाईवे का नाम रूट 375 से बदलकर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे रख दिया गया था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि हमारी दुनिया से बाहर की चीजें। इस हाईवे पर रेचल नाम का एक छोटा सा शहर पड़ता है जो कि आखिरी शहर है एरिया 51 से पहले। उस पूरे शहर में ना एलियन से जुड़ी हुई दुकानें खुल गई हैं, एलियन से जुड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं और एलियन से जुड़ी ना छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजें सब मिलने लगी हैं। यहाँ तक कि उसे ना एलियंस की राजधानी तक घोषित कर दिया गया है। तो एक तरफ तो सरकार एलियन से जुड़ी किसी भी बात का ना खंडन करती है और दूसरी तरफ अपने ही एक हाईवे का नाम बदलकर ऐसा रख देती है जो कि सीधे एलियन से रिलेट करता है और एक सीक्रेट प्रोग्राम भी चलाती है एलियंस को ढूंढने के लिए। ये बात ना कुछ समझ नहीं आती। वक्त वक्त पर एलियंस और एरिया 51 के गठजोड़ की बातें आती रहती हैं और पूरी दुनिया का ध्यान एरिया 51 की तरफ जाता है। मगर क्या वाकई में एरिया 51 के अंदर कोई एलियंस है या फिर सिर्फ एक मिलिट्री बेस है? ये बात तो सिर्फ तभी पता चलेगी जब अमेरिकी सरकार खुद कुछ चाहेगी। मुझे लगता है कि मैंने एरिया 51 से जुड़ी ना लगभग सारी बातों को आपको इस कहानी के जरिए बता दिया है और मुझसे अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी एरिया 51 की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। तो हो सकता है कि एरिया 51 की कहानी पर ही बेस्ड हो क्रिश 4 की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। जैसे ही सारा कृष्णा को अपने पापा जो कि अब साइको साइंटिस्ट बन चुके हैं उनके बारे में बताती है, उसके बाद से कृष के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि वो एक साइंटिस्ट से साइको साइंटिस्ट बन गए। कृष्णा को जैसे ही डॉक्टर मार्टिन के पास से डॉक्टर राजेंद्र का मेल मिलता है तब वो उसे अच्छे से देखता है और उसे मालूम चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र पहले इंडिया के नेशनल रिसर्च सेंटर में काम करता था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कृष नेशनल रिसर्च सेंटर से डॉक्टर राजेंद्र के बारे में पता लगाने का सोचता है और वो अपने दोस्त डिटेक्टिव सेन को ये काम सौंपता है क्योंकि वो किसी और को भी इस आने वाले खतरे के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये खबर बाहर आई तो लोग परेशान हो जाएंगे और उस सिचुएशन में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और डॉक्टर साइको की लैब में सारा जब स्कूल से वापस आती है तो फिर से अपने पापा को ढूंढती है, लेकिन उसे उसके पापा कहीं नहीं मिलते। इसलिए वो सोचती है कि आज भी
पापा नहीं हैं। पिछले 1 हफ्ते से वो कहीं गए हैं, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। मुझे क्रिश को इस बारे में बताना होगा। ऐसा सोचते ही वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने क्रिश के मास्क के बटन को प्रेस करती है और उसके सामने उस चिप की मदद से एक रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन वो क्रिश नहीं था, एक छोटा बच्चा था। देखकर सारा बोलती है, अरे ये क्रिश मेरे जितना छोटा बच्चा कैसे बन गया? ये सुन वो छोटा बच्चा बोलता है, मैं क्रिश नहीं हूँ, और हाँ मैं छोटा बच्चा भी नहीं हूँ। ये सुन सारा हंसती है और बोलती है मेरे जितनी हाइट और बोल रहा है कि बच्चा नहीं हूँ। ये सुन वो बच्चा गुस्सा में आ जाता है और फोन कट कर देता है। तो कौन था वो बच्चा और क्या करेगा डॉक्टर साइको मानवरों के साथ, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट्स में हमें इस वीडियो पर अपने व्यूज जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। तो कभी मेंढकों के शोर की आवाज आ रही थी, लेकिन तभी अचानक सब कुछ जो था वो शांत हो गया। ये सुनने में एक तरह की किसी फिल्म का घिसा पिटा सीन लगता है, लेकिन लवलेस का कहना है कि बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ हुआ था। ऊपर आसमान से 3 चमकती हुई लाइट्स दिखाई दी। जब रोशनी ऊपर की ओर थी तब वो देख रहे थे कि वो लाइट्स ना एक काले ट्रायंगुलर प्रिज्म से निकल रही है, जो 2 सिटी ब्लॉक्स के जितना चौड़ा था। तभी उनके ऊपर एक नीली लेजर लाइट ऊपर से नीचे की तरफ चली, जिसके बारे में लवलेस ने सोचा कि हो सकता है कि वो उन्हें स्कैन कर रही है। जब ब्लू लेजर लाइट बंद हो गई ना, तभी उन्हें नींद आने लगी और ना जाने कब उनकी आंखें बंद हो गई। इसके बाद जब लवलेस उठा तो उसने ये देखा कि टॉबी ना उनके टेंट से बाहर झांक कर देख रहा है। एक ट्रायंगल शेप की कोई चीज ना ऊपर मंडरा रही है और उनके नीचे ना एक घास के मैदान में खड़े 1 दर्जन बच्चे दिख रहे थे। उन्हें देखकर लवलेस ने कहा कि ये बच्चे आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? तो टॉबी ने जवाब दिया, वो छोटे बच्चे नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि वो हमें ले गए थे और उन्होंने हमें चोट पहुंचाई थी? जैसे ही टॉबी की कही बात लवलेस को समझ आई तो उसे यूएफओ के अंदर होने वाली टूटी फूटी यादें उसके दिमाग में वापस आने लगी। सालों बाद सम्मोहन यानी हिप्नोसिस ने उनकी यादों के ब्लैंक्स को भरने में मदद की और उन्होंने यूएफओ के अंदर रियलिटी में कुछ क्रिएचर्स का सामना करते हुए याद किया। डेविल्स डेन में लवलेस की उस रात ने उसके और उसके दोस्त टॉबी के जीवन को ना एकदम बदल कर रख दिया था। अमेरिकी एयरफोर्स को उनके इस इंसिडेंट के बारे में जब पता लगा तो मिलिट्री प्रोटोकॉल्स के अनुसार उन्हें अलग अलग कर दिया गया और उन्हें रीअसाइन किया गया। लवलेस ने उनके ऑर्डर्स को ना इग्नोर किया और वो गुड बाय कहने के लिए टॉबी से मिलने गया। टॉबी की हालत इंसिडेंट और मिलिट्री के डिसीजन सुनकर ना खराब हो रही थी। लवलेस ने उसे गले लगाया तो टॉबी ने कहा, ये सब कुछ सच में हुआ था, है ना? तो लवलेस ने कहा, हाँ मेरे भाई, ये सब वास्तव में हुआ था, हम लोग पागल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उस रात के बाद से लवलेस को भी ना काफी नुकसान हुआ था। लवलेस ने बताया कि उसके 40 साल लगातार बुरे सपनों से भरे हुए हैं। उसे अभी भी खुले मैदान को पार करने से डर लगता है और वो अभी भी रात को ना लाइट्स ऑन करके रखता है, साथ ही बगल में एक बंदूक के साथ सोता है। लेकिन वो यूएस गवर्नमेंट, मिलिट्री और ओबामा से मिली एक्नॉलेजमेंट से ना सही महसूस करते हैं। हालांकि लवलेस का ये कहना है कि उनके पास ना अभी भी ऐसे लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्हें वो ईमेल कर कर बताएंगे कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। कुछ लोगों के लिए फैक्ट ये है कि पेंटागन, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है, उन्होंने फाइनली ये एडमिट किया है कि वो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर का क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन 73 इयर्स के पीसी एलन गॉडफ्रे के साथ जो हुआ ना, उससे उनका विश्वास यूएफओ पर पक्का हो गया। नवंबर 1980 में वेस्ट यॉर्कशायर की एक शाम में गॉडफ्रे टॉडमॉर्टन हाउसिंग एस्टेट में भागी हुई गायों के झुंड का पीछा कर रहे थे। लेकिन उस शाम को उन्हें गायों के बजाय एक बड़ा उड़ता हुआ हीरा मिल गया, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा एकदम ही बदल दी। इस यूएफओ के साथ गॉडफ्रे का क्लोज एनकाउंटर दुनिया भर में वायरल हो गया। ओल्डहैम में जन्मे और पले बड़े गॉडफ्रे, जो सेना से लंबे समय से रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी भी उस रात की घटनाएं उन्हें अच्छे से याद है। उस रात जब वो एक अजीबोगरीब वस्तु के साथ आमने सामने आए थे, एक डायमंड शेप्ड एयरक्राफ्ट जो जमीन से ना 5 फीट ऊपर उड़ रहा था और साथ में लगातार स्पिन भी कर रहा था। गॉडफ्रे के पास बेहोश होने से पहले अपने नोटपैड पर यूएफओ का स्केच बनाने तक का ही समय था। जैसे ही वो होश में आया तो उसने देखा कि वो अपनी सेम कार में बैठा था और वो जो यूएफओ था ना, वो चला गया था।
गॉडफ्रे कार से बाहर निकला, सड़क के सरफेस को देखा जिस पर यूएफओ के निशान छपे हुए थे। यूएफओ के तेज स्पिनिंग ने ना सूखी पत्ती और टहनियों से पतझड़ मौसम जैसी सीनरी बना दी थी। अपने इस एनकाउंटर के बाद उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री, एक रशियन साइंटिस्ट की तरफ से लेटर आया और दुनिया भर की मीडिया मिलने आई थी। उन्होंने इस एनकाउंटर की यादों को ना उजागर करने के लिए हिप्नोसिस का भी इस्तेमाल किया। गॉडफ्रे का सालों से मजाक बनाया गया था और जिन लोगों का यूएफओ के साथ कभी एनकाउंटर हुआ होता है ना, वो भी अपना मजाक बनने से बचने के लिए ना उन बातों को बाहर नहीं लाते हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस के फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी क्रिस्टोफर मेलन जैसे हाई रैंकिंग ऑफिसर ने जोर देकर कहा कि हमारे आसमान में एयरक्राफ्ट्स हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स का पालन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बराक ओबामा ने सीबीएस से बात करते हुए ये कहा कि आसमान में ऑब्जेक्ट्स की फुटेज और रिकॉर्ड है और हम नहीं जानते कि वो असल में क्या है। हम समझ नहीं सकते हैं कि वो कैसे मूव करते हैं। उनका पैटर्न इजीली एक्सप्लेनेबल नहीं है। और जब अबडक्शन की इस तरह की कहानियों की बात आती है तो लोग कहेंगे कि ये एनकाउंटर या तो धोखाधड़ी है या कोई सपना या फिर मन का वहम है। क्रिस्टोफर फ्रेंच लंदन यूनिवर्सिटी में गोल्डस्मिथ्स में साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने इस पर सालों से पढ़ाई और रिसर्च करते हुए बताया कि इन कहानियों में से कई का कारण स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। प्रोफेसर्स एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कुछ मामलों में ना हमें सेम सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे आसपास किसी की प्रेजेंस को फील करना। कई बार स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि आपके साथ कमरे में कुछ है। इसने आगे हेलुसिनेशंस को ऐड करते हुए कहा कि कई बार कमरे के चारों ओर घूमती हुई अजीब रोशनी या फिर अजीब फिगर्स या लोगों की परछाई भी देख सकते हैं। लेकिन ये सब सिम्टम्स गॉडफ्रे की कहानी के लिए ना फिट नहीं बैठते हैं। वो उस समय गाड़ी चला रहा था और ड्यूटी पर था। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि एलन गॉडफ्रे के मामले में वो स्लीप डिप्राइव्ड यानी काफी लंबे समय से सोए ना हो, ये हो सकता है। क्योंकि वो ड्यूटी पर थे तो हो सकता है कि इसी वजह से वो सो ना पाए हों। किसी भी ऐसे एक्सपीरियंस का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थकावट या कम नींद हो सकता है। लेकिन फिर बात आती है कि गॉडफ्रे ने हिप्नोसिस करा के भी यही कहानी बताई थी, तो क्या हिप्नोसिस में भी उसने अपने मन के वहम को ही बताया था? इस पर प्रोफेसर ने कहा कि हिप्नोटिज्म एक ऐसी चीज है जो झूठी यादों को जनरेट करने वाले बेस्ट तरीके में से एक है। तो अगर आप हिप्नोटिक रिग्रेशन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एलियन एनकाउंटर का सच जान सके, तो मोस्ट प्रोबेबली हिप्नोटिक आपको वही मेमोरीज क्रिएट करके देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के एक फॉर्मर यूएफओ इन्वेस्टिगेटर निक पोप इन बातों पर ना विश्वास नहीं करते हैं और मानते हैं कि गॉडफ्रे ने जो देखा ना वो सच था। निक को लगता है कि लोग हेलुसिनेट करते हैं, लेकिन वो या तो मानसिक बीमारी की वजह से होते हैं और गॉडफ्रे उस वक्त ड्यूटी पर था, तो ऑब्वियसली मेंटली वो स्टेबल था और इसलिए वो सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ लागू नहीं हो सकते हैं। और दुनिया में सब लोग काम करते हैं, थकते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने एलियंस, यूएफओ या स्पेसशिप्स को देखा है। दुनिया भर में ये कहा है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, तो वहीं कई लोगों ने ये कहा है कि वो यूएफओ को कई बार देख चुके हैं। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक बात साबित कर दी थी जिससे एलियंस का धरती में असली ठिकाना दुनिया भर के सामने आ गया था। दरअसल इस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने ये बताया था कि हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जो एक यूएफओ को लैंडिंग के लिए सबसे ज्यादा आसान है और इस जगह पर एलियंस और यूएफओ आते जाते रहते हैं। बीते साल ब्रिटेन में इस जगह पे एलियंस को 250 से ज्यादा बार देखा गया था और कई लोगों ने ये कहा भी है कि ब्रिटेन के कई लोगों ने एलियंस को काफी ज्यादा नजदीक से देखा है, इसलिए उन लोगों की काउंसलिंग की गई थी। जब उनकी काउंसलिंग की गई तो उन्होंने सबने एक ही जवाब दिया जिसमें ये बताया गया कि उन्होंने छोटे और हरे आदमी को एक अंतरिक्ष यान में देखा था। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन का कहना है कि साल 2021 में इस जगह पे 259 बार एलियंस देखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने यूएफओ और एलियंस को देखा था वो दरअसल सब एक साथ सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये बात सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं। वहीं ये जगह दरअसल सेंट एल्बर्ट्स है। जी हाँ, सेंट एल्बर्ट्स जो कि हार्ट्स नाम की जगह के बहुत पास है। ब्रिटेन की वो जगह है जहाँ एलियंस का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कि दावा करती हैं कि वाकई में एलियंस इस जगह पर देखे जाते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की ने एक एलियन को गलती से एक जानवर समझकर पत्थर भी मारा था, जिसके बाद एलियन ने मुड़कर उसे देखा तो वो सहम सी गई। वो अपने घर में चली गई और उसने घर में आकर ये बात बताई तो उसके एक कजिन ने भी यही बताया कि दरअसल उसने भी एक एलियन को देखा।